वेलकम टू आरडी नॉवल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ पेश करते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, जहां हर एपिसोड आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो हो बिलियनर की कहानी, या एआई से भरा एक्शन, या इमोशनल लव स्टोरी, आरडी नॉवल पर आपको सब मिलेगा। वो भी 100% एनिमेटेड और एआई टेक्नोलॉजी के साथ। सुने, महसूस करें और कहानी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एक अनोखी दुनिया से। आशीष हम दोनों को ऐसे करते थे, सोचता है कि लगता है दोनों भाई में बनती नहीं। अरे भाई, उनसे पूछ कर देखो जिनका कोई नहीं होता फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और तुम दोनों भाई आपस में सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो जो मरने के बाद यही रह जानी है। लगता है साइलेंट भाई को फैमिली की इंपॉर्टेंट भी समझनी पड़ेगी। सच में मशीन बन गए हैं क्या? इनके अंदर जरा भी फीलिंग नहीं है। आशीष ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वह अपनी सोच का उल्टा उन दोनों भाइयों को गले मिलते देखता है और दोनों के चेहरे पर एक दूसरे से मिलने की खुशी होती है। आशीष को यह एक सपना लगता है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलता है, लेकिन अर्नव के चेहरे पर अब भी स्माइल होती है। आशीष मन में, क्या अब तक जो मैंने सुना वो सब मजाक था? इन्होंने मेरा उल्लू बनाया, ऐसा कौन मिलता है? हद हो गई है। अर्नव, मुझे आपने बताया क्यों नहीं? युवराज, बताता तो तेरे चेहरे पर स्माइल कैसे देख पाता? और दोनों अलग होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अर्नव चारों तरफ पेपर और फोटो बिखरे देखकर युवराज से पूछता है। अर्नव, लगता है फिर किसी सीक्रेट मिशन पर हो। युवराज खड़ा होकर अपने रूम का गेट बंद करके कहता है। युवराज, हाँ, हम जैसे देशभक्त को काम ही क्या है। फिर वो अर्नव को कुछ फोटो दिखाता है, क्योंकि अर्नव सीक्रेटली युवराज की मदद करता है। इन्होंने कई मिशन साथ में पूरे किए हैं, एक तरह से कहा जाए तो टीम मेंबर है। और यह बात भी सीक्रेट है, सबसे सिर्फ युवराज की सीनियर को पता है इस बारे में। अर्नव पहले फोटो देखता है और फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल को पढ़ने लगता है। पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती है। अर्नव, क्या ये सच है? युवराज, बिल्कुल, मैंने खुद वहाँ के हालात देखे हैं। वहाँ जाने की सिर्फ दो रास्ते हैं, एक पानी का और दूसरा ऊपर से। समझ रहे हो ना? सोचो, अगर यहाँ किसी ने ये ड्रग्स ले लिया तो उस आइलैंड पर कम से कम 100 लोग थे जिन्होंने भी वह ड्रग्स लिया। वो सब खून के प्यासे बन गए, जैसे ज़ॉम्बी फिल्मों में दिखाते हैं ना। आशीष को पहले उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, या उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी का नाम सुनता है तो वो भी उनके पास ही आकर बैठ जाता है। युवराज आगे कहता है, सिचुएशन को हैंडल तो कर लिया गया है वहाँ। अर्नव, तो क्या ये ड्रग्स मुंबई में भी? युवराज, खबर तो ऐसी है, और एक फोटो की तरफ इशारा करता है। ड्रग्स इस तरह के पैकेज में है, इसके ऊपर ये लोगो लगा है। सभी को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर यूज़ हो गया तो हालत बहुत बिगड़ जाएंगे। ये पर अर्नव, पर इसे क्या होगा? क्योंकि ज़्यादातर तो पुलिस वाले उनके चट्टे बट्टे होते हैं, और मुझे ही नहीं लगता कि इस बारे में उन्हें पता होगा कि इस ड्रग्स को लेने से क्या होगा। युवराज, इसलिए तो ये काम हमें दिया गया है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि कोई है जो माफिया की एक एक करके हड्डी तोड़ रहा है? हाँ, इससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा उन पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दिल्ली का ग्रीन गैंग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। किसने किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं। हो सकता है यह मिशन पूरा होने के बाद उसे पकड़ने का मिशन दिया जाए। अर्नव आराम से बैठते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, यही तो होता है, क्योंकि जिनको पकड़ना चाहिए वह तो हमारे पहुंच से बाहर है, क्योंकि उनके पीछे शुगर डैडी है। जो काम हम नहीं कर पाते वह कोई और करें तो उसे हम। युवराज अर्नव को बीच में रोकते हुए बोलता है। युवराज, बस बस, मुझे पता है कि तुझे कानून पर भरोसा नहीं, फिर भी उनका रास्ता गलत है। अर्नव कुछ बोलता उससे पहले उसे आशीष की आवाज़ आती है, जो एक फ़ोटो को देखकर उससे कहता है। आशीष, मैंने देखा ये लोगों, ये पैकेज सेम यही था। उसकी बात सुनकर अर्नव उसकी तरफ देखने लगता है। आशीष फिर से कहता है। आशीष, मैंने एक खाली फैक्ट्री में देखा था, वहाँ मैं कुछ लोगों से बचने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर चला गया था। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही मैंने देखा था। शहर से दूर एक फैक्ट्री है खाली, उसके आसपास जंगल ही जंगल है। आशीष की बात सुनकर अर्नव कुछ कहना तो चाहता है, पर युवराज के सामने वो बोल नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि उससे बाद में बात करेगा। फिर अर्नव उसे चुप रहने का इशारा करता है। युवराज अर्नव को शक की निगाह से देखते हुए कहता है, तू तो नहीं है ना इन सब के पीछे, क्योंकि तेरे दिमाग में भी यही सब चलता रहता है अक्सर। अर्नव, काश होता, मैं जरूर मिलना चाहूँगा ऐसे इंसान से, पर और उसका साथ दूंगा, वह भी आपको बिना बताए। युवराज, अच्छा जी, तो तुम दो भाइयों में वॉर कराना चाहते हो, पर मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है, वैसा कुछ नहीं करेगा। अर्नव, खैर आपको नहीं लगता कि अब शादी कर लेनी चाहिए? आपको उम्र निकलती जा रही है, और दूसरा, घर में कम से कम शांति हो जाएगी कई सालों के लिए। युवराज अर्नव को घूरते हुए कहता है, अपनी जान बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहा है? तू क्यों नहीं कर लेता शादी? खुद तो आज तक उस कत्थई आंखों वाली लड़की को भूल नहीं पाया है, जिसे सिर्फ एक बार देखा है तूने। मेरा तो एवी के साथ 4 साल का रिलेशन रहा है। इस मिशन के बाद मैं एक लॉन्ग लीव लेने वाला हूँ उसे ढूंढने के लिए, जिसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी, समझा? अर्नव, ढूंढा उसे जाता है, जो खो गया हो। वह आपसे शायद मिलना ही नहीं चाहती, वरना इन सालों में कभी तो कांटेक्ट करती आपसे। युवराज अफसोस के साथ कहता है, यही तो मुझे जानना है यार, आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? इस तरह नहीं जी सकता मैं, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं उससे मिली और अपने सवालों के जवाब मांगू। हो सकता है कोई मजबूरी हो उसकी।
अर्नव कुछ बोलने ही वाला होता है तभी बाहर से आवाज आती है, छोटी माँ ने कहा है कि अगर दोनों 1 मिनट में नीचे भी आए तो खाना देखने को मिलेगा, खाने को नहीं। ये नील की आवाज है जो उन्हें बुलाने आया है। अर्नव आ गया छोटी माँ का चमचा। युवराज हंसते हुए, छोटी माँ जरूर पिछले जन्म में किडनैपर रही होंगी, ब्लैकमेल अच्छा कर लेती है, तू चल मैं आता हूँ ये सब समेट कर। अर्नव गेट खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अर्नव खुद से बुक कर कहीं का क्योंकि बाहर कोई नहीं होता। नील बोलकर चला गया क्योंकि उसे खाने से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो भी गायत्री जी के हाथ का हो तो। आशीष तुमसे एक बात बोलूं? अर्नव आशीष की तरफ देखते हुए, मुझे तो लगा था तुम्हें बस बोलने से मतलब है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला सुनना चाहता है या नहीं, वैसे बोलो। आशीष अर्नव की बात सुनकर मुंह बनाकर कहता है, मुझे पता है कि इस बात को कोई मतलब नहीं है, पर मुझे तुमसे आज जलन हो रही है, इसलिए नहीं कि तुम अमीर हो, इसलिए कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है। वैसे मैं जलने वाले इंसानों में से नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा उड़ना मत। अर्नव शायद आशीष के अंदर चल रहे इमोशन को समझ रहा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। आशीष फिर से कहता है, जैसे फौजी भाई ने बताया अगर वह ड्रग्स यूज हो गए तो क्या ज़ॉम्बी देखने को मिलेंगे? अब तक तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, अब रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी, बहुत मजा आएगा। अर्नव तुम इतनी खुश क्यों हो रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम बच जाओगे? आशीष स्टाइल मारते हुए, तुम भूल गए मैं आत्मा 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 हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्नव हल्की सी मुस्कान के साथ, अच्छा तुम्हारी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी बॉडी को भी कोई नहीं बचा सकता, फिर सदा आत्मा 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 बनकर घूमते रहना। वैसे तुम आज जेसफ क्यों डर रहे थे इतना? ऐसा लग रहा था तुम्हारे चेहरे से कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ। आशीष बीच में ही अर्नव को रोकते हुए कहता है, आशीष ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने सुना था कि कुत्ते आत्मा को देख सकते हैं और फिर उन पर भौंकने लगते हैं, और तुम्हें अपने जैसे कुत्ता पालने की क्या जरूरत थी? कोई छोटा सा क्यूट सा पप्पी शप्पी नहीं पाल सकते थे? क्यों पाला जब संभाला नहीं जाता? तुम काफ़ी नहीं थे क्या घर में एक? इतना सुनते ही अर्नव आशीष को घूरने लगता है कि वह उसकी तुलना एक कुत्ते से कर रहा है। अर्नव दांत पीसते हुए कहता है, अर्नव तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? आशीष हाँ, पर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तभी आशीष की नज़र हॉल में लगे क्रिस्टल झूमर पर जाती है। आशीष खुश होते हुए कहता है, कितना बड़ा लाइट वाला लालटेन? नहीं नहीं, लाल लालटेन ही क्यों, ये तो गुलाबी पीला हरा सब रंग का होगा, ये रात को चलता होगा ना, कैसे लगता होगा? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा लगता होगा और कैसा? अर्नव आशीष की बात सुनकर सिर्फ अपना से हिला देता है। अगर वह क्रिस्टल झूमर और लालटेन में आशीष को अंतर समझ आएगा तो उल्टा आशीष उसे ही समझा देगा। पीछे से युवराज अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, युवराज आशीष तक यही है, चल वरना छोटी माँ गुस्सा हो जाएगी। दोनों नीचे आते हैं, आशीष भी उनके पीछे नीचे आता है। उसके सामने एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल और उस पर रखे खाने की खुशबू आशीष की नाक तक जा रही है। वह सीधे जिस साइड खाना रखा हुआ है वहीं पहुंच जाता है। अर्नव जाकर एक साइड बैठ जाता है और युवराज उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी नील भी रसोई में से कुछ सामान लेकर आता है और टेबल पर रखकर युवराज की साइड वाली चेयर पर बैठने लगता है। युवराज उसे रोकते हुए, युवराज नाना यहाँ मेरी छोटी माँ बैठेगी। नील, हाँ खाने की खुशबू से मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है भाई। युवराज, क्या बना है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है वैसे। नील, ये तो छोटी माँ ही बताएगी जब अपने हाथों से खिलाएंगे। फिर युवराज और नील अपनी बातों में लग जाते हैं। इधर आशीष का कुछ अलग ही चल रहा है। वह खाने को देखकर सारा डर भूल गया और बच्चों की तरह अर्नव से जिद करने लगता है। आशीष, साइलेंट भाई देखो ना क्या क्या है खाने में, मुझे देखना है, प्लीज दिखाओ ना। वैसे तो मैं ये काम खुद ही आपने क्यूट हाथों से कर लेता, पर सामने हैंडसम भाई और फौजी भाई बैठे हैं, अगर मैंने से किया तो ये डर जाएंगे। अब हैरी पॉटर जादू वाली फिल्मी दुनिया तो है नहीं ना, प्लीज दिखाओ ना। अर्नव धीरे से कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझे, शांत रहो। आशीष बेचारा मुंह बनाकर कहता है, मैं शांत बैठना तो चाहता हूं पर मेरी नाक और मेरा पेट दोनों बैठने नहीं दे रहे। बस देखना ही तो है कौन सा मैं खा रहा हूं, जब से आत्मा बना हूं एक निवाला नहीं खाया। देखो मेरा पेट बिल्कुल कमर में धंस गया है। अर्नव को खुद की सारी बात इग्नोर करते देख आशीष थोड़ी सी तेज आवाज में बोलता है, आशीष अच्छा तो तुम नहीं करोगे तो ठीक है, हमसे होगा, उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, बिल्ली अगर खाती नहीं है तो बखेर जरूर देती है। वही अर्नव कुछ और ही सोच रहा है। जैसा आशीष ने बताया कि वह पैकेज एक फैक्ट्री में उसने देखे, अगर ऐसा है तो उसे पता करना होगा और ये भी हो सकता है कि उन लोगों तक ये खबर पहुंच भी गई हो कि उन्हें को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम हाई की गई है, तो वह लोग आशीष बाहर नहीं आएंगे। वही आशीष मन में कुछ सोचो, आशीष कुछ सोचो, ऐसे तो तुझसे नहीं रहा जाएगा। वैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि आत्मा किसी की भी शरीर में घुस जाती है, मैं ट्राई करके देखो। आशीष अर्नव को तिरछी निगाह करके देखता है। आशीष, अब यही एक तरीका है, तुझे ये करना ही होगा वरना तेरी आत्मा होने पर धिक्कार है। सोच आशीष, अगर तू साइलेंट भाई की बॉडी में चला गया तो ये सारा खाना तेरा। फिर आशीष के मन में कोने से एक आवाज आती है जो बोल रही कि पर उसके बाद क्या होगा ये सोचा है आशीष मुंह बनाकर, पर ये तो जब पता चलेगा ना, जब मैं ये करूंगा क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल बस मुझे इस खाने के बारे में सोचना है, बाकी सब बाद में मैं करूंगा बस। आशीष ये सब सोचते हुए चेयर को हिलाने लगता है। वही युवराज से बात कर रहे हैं। नील की नज़र उस चेयर पर चली जाती है। नील जल्दी से अपने आसपास सारी चीज़ों को देखने लगता है। उसे तो सब ठीक लगता है, तो फिर वो अर्नव से कहता है,
नील, अर्नव, ये तेरे पास वाले कुर्सी को क्या भूकंप आ रहा है या तेरे डर की वजह से ये हिल रही है? इंसान कम थे क्या? अर्नव अपनी सोच से निकलकर अपनी साइड में देखता है जहां आशीष उसे एक डेढ़ी स्माइल करता नजर आता है। अर्नव उसे घूर कर देखता है। आशीष, ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे दिखाओ क्या क्या है खाने में, वरना मैं इससे भी ज्यादा कुछ करूंगा और सबका इल्जाम तुम पर जाएगा। तभी वहां गायत्री जी अपने हाथ में बेसन के लड्डू लेकर आती हैं। अर्नव खड़ा होकर उनसे बाउल लेते हुए कहता है, अर्नव आप ये सब क्यों कर रही है? सर्वेंट कहाँ है सारे? गायत्री जी, मैंने कुछ लोगों को छुट्टी दे दी है, आज बेचारे पूरा दिन लगे रहते इतने बड़े मेंशन में काम करने के लिए, उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। युवराज, छोटी माँ में जल्दी दीजिए ना, अब बहुत भूख लगी है, रुका नहीं जा रहा। गायत्री जी, सॉरी बेटा थोड़ा लेट हो गई ना, आशीष देती हूँ। युवराज, कोई बात नहीं, आपको यहाँ बैठना है मेरे पास, पर इसे कलखुरे को खाना देकर ये सुनकर अर्नव गायत्री जी से कहता है, अर्नव तो अब आप क्या कहेगी तमीज के बारे में? गायत्री जी अर्नव को नाश्ता देते हुए कहती हैं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अर्नव बोल सकता है, और उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, अब तुम खुद ही देख लो ना, इस साइड तुम इकलल, मेरा मतलब है अकेले ही बैठे हो ना। ये सुनकर अर्नव जल्दी से कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास आशीष। इतना बोलकर अर्नव चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही युवराज और नील एक साथ बोलते हैं, आशीष नहीं, तेरे पास तो कभी कोई नहीं बैठता, और मुस्कुराने लगते हैं। उनके साथ गायत्री जी भी मुस्कुराने लगती हैं। अर्नव बस मुंह बनाकर रह जाता है। ये सब सुनकर आशीष अर्नव से कहता है, आशीष बुरा मत मानो, साइलेंट भाई, इन्हें क्या बता कि तुम्हारे साइड में कौन बैठा है? आप कोई छोटे मोटे खेल थोड़ी खेलते हो, अगर नहीं पता चल गया कि आपकी साइड क्यूट हैंडसम महान आत्मा, तो ये अपनी चेयर पर भी नजर नहीं आएंगे। वैसे मैंने डराना तो नहीं चाहता, अगर आप कहो तो मैं कर सकता हूँ, बोलो बोलो करूँ क्या? अर्नव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। गायत्री जी अर्नव की प्लेट नाश्ता लगाकर युवराज के पास बैठ जाती है। अर्नव की प्लेट में एक आलू का पराठा और दही होती है और दूसरी प्लेट में कुछ सैलेड। आशीष ये देखकर अर्नव से कहता है, आशीष तुम्हारे साथ यह नाइंसाफी क्यों हो? अब समझ आया तुम्हें, अपनी बॉडी जो हॉट शॉट रखनी होगी है ना, यही बात है ना, पर मेरी बॉडी पर भी तो थोड़ा ध्यान दो ना, मुझे से अब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा इतनी सारी चीजें देखकर। और फिर बच्चों की तरह पैर हिलाने लगता है और मुंह भी फुला लेता है। अर्नव ये देखकर सोचने लगता है कि पहले तो माँ की वजह से बच गया, अब क्या करूँ, अगली बार इस मुसीबत को घर में छोड़ कर आऊंगा। युवराज आपके हाथों में तो जादू है, छोटी माँ आपके खाने में भी आपका प्यार नजर आता है। नील खाते हुए कहता है, ठीक कहा भैया, मैं तो हर रोज छोटी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, भरेगा भी कैसे, मुफ्त का खाना है, सो आराम की जिंदगी जो मिल रही है, एक नौकर के बेटे नहीं एक ड्राइवर का बेटा होने के बाद भी। ये सुनते ही युवराज और अर्नव के हाथ की मुट्ठी जोर से भींच जाती है। एक पल के लिए तो गायत्री जी के चेहरे पर जो हमेशा शांत और स्माइल करता रहता है उस पर भी गुस्सा आ जाता है, पर इन सब का नील पर कोई असर नहीं पड़ता। वह तो अब भी ऐसे खा रहा है अपना खाना जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। पर आशीष को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब भी वह अर्नव से खाने की बात को लेकर बात करता है, कोई ना कोई आ जाता है, सब उसके और उसके खाने के बीच में आ रहे हैं। आशीष ये कौन है कड़वी जुबान जो इतने अच्छे माहौल को खराब कर रही है? आशीष देखता है कि उसके सामने एक औरत महंगी से कपड़ों में हाथ में पर्स लिए और चेहरे पर गुरूर और शायद बालों पर डाई किए हुए लग रहे हैं। आशीष मन में बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम और सड़ा सा मुंह बना लेता है। औरत नील को खाता देख चलकर उनके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी आते ही तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए? उनकी आवाज में एक रोब है जो वहां बैठे हुए किसी भी इंसान को पसंद नहीं आता। युवराज उनकी तरफ देखकर कहता है, युवराज मॉम, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? मैं भी हूँ यहाँ। ओहो, शायद आप भूल गई होंगी, तो मैं आपको याद दिला दूँ, मैं आपका बेटा हूँ। ये सब युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहता है, जी ये है युवराज की माँ शीला खुराना, जिन्होंने अपना नाम बदल कर सीनू रख लिया है, क्योंकि उन्हें शीला और नेम लगता है और इन्हें सिर्फ अपने से प्यार है, बाकी इन्हें किसी की कुछ नहीं पड़ी। यह उनमें से है, अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। आशीष मन में हो तो ये साइलेंट भाई की ताई जी हैं, मेरे हिसाब से ये चाची 420 वाली कैटेगरी में आती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुई ताई जी 420 पर ये मेरे हैंडसम भाई को ऐसे क्यों डांट रही है? इधर नील के हाथ अब खाते खाते रुक गए और वो अपनी चेयर से उठने लगता है, पर युवराज उसे रोक लेता है। गायत्री जी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, सीनू दीदी आपने बताया नहीं कि आप आज आने वाली हैं। शीला जी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, अगर बता देती तो फिर से तुम्हें इस अनाथ को खाना और इतनी इज्जत देती हुए कैसे देखती? तुम बार बार यह क्यों भूल जाती हो? ये बस अधिराज के ड्राइवर का बेटा है। अर्नव बिना शीला जी की तरफ देखे गुस्से में कहता है, अगर अब आपने नील के बारे में इससे आगे कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी कौन है। उसकी आंखों में गुस्सा है जो वहां बैठे सभी को महसूस हो रहा है। एक्चुअली नील अर्नव के डैड के ड्राइवर का बेटा है। उस हादसे में अधिराज को बचाने में नील के डैड की डेथ हो गई। नील की मॉम तो उसे जन्म देती ही चल बसी थी, वो उन्हें अपना फैमिली मेंबर जैसा ही मानती थी। गायत्री जी के लिए वह वक्त बहुत मुश्किल भरा था। एक तरफ तो उनके पति का एक्सीडेंट होना और दूसरी तरफ उनके बेटे यानी अर्नव का जुड़वा भाई जो कि आशीष है का उनसे दूर हो जाना। पर फिर भी उन्होंने जब 6 महीने के एक नील को रोते हुए देखा तो उसे खुद के साथ रखने का फैसला किया। उन्होंने नील को अपने बेटे की तरह ही पाला है। जो सब अर्नव और युवराज को दिया वही नील को दिया। नील भी है सब जानता है, इसलिए वह गायत्री जी को अपनी
माही मानता है। शीला जी की बातों से दुखी तो होता है पर गायत्री जी के प्यार और समझाने पर मान भी जाता है और उनकी बातें दिल पर नहीं लेता। वैसे तो इस घर में कोई भी शीला जी को पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि युवराज भी नहीं है, पर गायत्री जी की वजह से वो कुछ नहीं कहते क्योंकि एक वही है जो इस घर को जोड़कर रखना चाहती हैं, अपने बड़ों से किया हुआ वादा निभाना चाहती हैं। तभी बाहर से कुछ नौकर शीला जी का सामान लेकर अंदर आते हैं। सामान इतना था कि उनसे उठाया भी नहीं जा रहा है। शीला जी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमकर आए हैं। शीला जी, मेरे रूम में रख दो और ध्यान से, एक एक चीज़ बहुत कीमती है। युवराज ये देखकर बोलता है, मॉम क्या आपको अर्नव और नील का एहसानमंद नहीं होना चाहिए? ये सब जो आप बेफिजूल सामानों पर जिन्हें आप एक बार भी यूज़ करती हैं या नहीं करते हैं, पता नहीं इन सब पर जो इतने पैसे खर्च करती हैं, ये सब इन्हीं की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, वरना आपके बेटे के पास तो इतने पैसे है ही नहीं, फिर कैसे कीमती चीज़ें खरीद पाती आप? शीला जी युवराज को उंगली दिखाते हुए, युवराज अपनी हद में रहो। युवराज हल्का सा मुस्कुराकर, हद में किसे रहना चाहिए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। गायत्री जी, युवराज ऐसे नहीं बोलते अपनी माँ से, ये गलत है। युवराज, जानता हूँ छोटी माँ, सॉरी, पर अगर इन्हें सच से रूबरू नहीं कराया तो ये हकीकत में कैसे आएंगे? इधर आशीष को सारी बातें सुनकर इतना तो समझ में आ गया कि ये एक अच्छी माँ और एक अच्छी इंसान तो है ही नहीं, ऊपर से वो उसके और उसके खाने के बीच में आ रही है, तो अब तो वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है। अगर मेरा खाना मेरे सामने नहीं होता तो मैं यह विलन टीवी सीरियल वाली ओवर एक्टिंग जरूर देखना चाहता, पर आशीष का सारा मूड खराब हो गया है, तो मुझे अपनी अभिगिरी दिखानी पड़ेगी आपको। आशीष खाने को देखकर मन में कहता है, बस थोड़ा सा और वेट में आशीष आया मेरे खाने, पहले इस ताई जी 420 का इंतजाम कर दूं। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है उन्हें वहां से भेजने का। आशीष बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर जाकर शीला जी का रूम ढूंढने लगता है। जल्दी वह ढूंढ भी लेता है क्योंकि उनके रूम में उनकी एक बड़ी सी फोटो लगी है। उधर अर्नव सोचता है कि अब क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाला है ये। आशीष उस फोटो को देखकर कहता है, फोटो तो ऐसे खिंचवा रखी जिसे कहाँ की महारानी है, कोई बोल सकता है इस फोटो को देखकर कि ये भोला सा मासूम चेहरा इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल सकता है। आशीष इधर उधर चीजें देखने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिसे ज्यादा नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। उसे एक बाउल में कुछ नेल पेंट रखी नजर आती है। वो जल्दी से उस बाउल के पास पहुंचता है और बिना एक पल गवाए है उसे ड्रेसिंग से नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज नीचे तक जाती है। आशीष जल्दी से दरवाजे से अपना सिर निकलकर झांकने लगता है कि नीचे तक आवाज गई या नहीं गई, नहीं तो फिर कुछ और देखेगा। नीचे भी सब ऊपर की ही तरफ देख रहे होते हैं। जो नौकर शीला जी के रूम की तरफ बढ़ रहे थे उनके कदम पहले ही रुक जाते हैं। वो दिल ही दिल में शुक्र मना रहे थे कि वह कमरे में नहीं है इस वक्त, वरना उनकी खैर नहीं होती आज। शीला जी, ये आवाज ये तो मेरे रूम से आ रही है। युवराज जल्दी से कहता है, जाए जाए देखिए कहीं कोई कीमती चीज टूट तो नहीं गई। इतना सुनते ही शीला जी ऊपर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती हैं। युवराज फिर से थोड़ी तेज आवाज में कहता है, अब इसका इल्जाम नौकरों को मत लगा देना क्योंकि आपके रूम में कोई नहीं है। आप कई दिन से बाहर थी ना, क्या पता आपकी कोई कीमती चीज आपसे रूठ गई हो, इस वजह से खुदकुशी कर ली हो। गायत्री जी युवराज को डांटते हुए कहती हैं, युवराज चुप रहा करो, तुम पता है उन्हें अपनी चीज कितनी प्यारी है। युवराज एक फीकी हंसी हंसते हुए, जानता हूँ काश उनके बच्चे भी कोई चीज ही होते तो शायद उनके लिए इतनी कीमती होते। ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता। आशीष भी इतने नीचे आ जाता है। अर्नव उससे आंखों आंखों में पूछता है, क्या ये काम तुम्हारा है? आशीष चेयर पर बैठे हुए, हाँ वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, वैसे भी इतनी थले भर के लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशीष का अब सारा ध्यान खाने पर आ जाता है। देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। कभी अपने सामने देखता है जहां गायत्री जी नील और युवराज को अपने हाथों से खिला रही है, और फिर वह अपनी साइड में देखता है अर्नव बस प्लेट में रखे खाने को देख रहा है, जिसे देखकर ही पेट भर जाएगा उसका। आशीष मन में सच में एक लखुरा है, लोग माँ के हाथ से खाने के लिए क्या क्या नहीं करते, फिर भी ये महाशय अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ रहा, सामने बैठकर भी अब देखो। आशीष 1 2 3 चल बेटा, शेर की गुफा नहीं बॉडी में। गायत्री जी नील युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उन्हें किसी के गिरने की आवाज आती है। जब वह अपने सामने देखते हैं तो अर्नव उनके सामने नहीं होता बल्कि वो नीचे गिरा हुआ है, उसकी चेयर भी पीछे की तरफ गिरी हुई है। अब तीनों को चिंता होने लगती है कि अर्नव को क्या हुआ, वह कैसे नीचे गिर गया। आशीष तक तो वह ठीक ठाक बैठा था, वही जब आशीष अर्नव की बॉडी में जाने के लिए तैयार होता है तो कुछ ज्यादा ही दम लगा देता है, जिससे अर्नव की बॉडी में अचानक से घुसने पर आशीष पर संभल नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरती है उसकी आंखें बंद हो जाती है, पर दूसरे ही पल वह अपनी आंखें खोल लेता है। तो भी उसे महसूस होता है कि वह अर्नव की बॉडी में आ गया है। ये देखकर आशीष बहुत खुश होता है और फर्ज को 2-4 किस कर देता है खुशी खुशी में, पर तभी उसे याद आता है कि वह यहाँ अकेला नहीं है। आशीष जल्दी से कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ, और फिर धीरे से अपनी मुंडी उठाकर देखता है गायत्री जी नील और युवराज उसे टेबल के नीचे से झांक कर देख रहे हैं। आशीष खुद को ऐसा देखता पाकर अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर सोचने लगता है, क्या कर रहा है आशीष, तू साइलेंट, भाई की बॉडी है ये तो थोड़ा एटीट्यूड भी उनका मेंटेन रखना पड़ेगा ना, वरना उनकी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा, पहले तो तू खड़ा हो। आशीष जल्दी से खड़ा होता है और अपने हाथ पैर कपड़े झड़ने लगता है। नील तू ठीक है ना आज? नील की आवाज़ सुनकर आशीष नील को देखते हुए सोचता है कि साइलेंट भाई होते तो क्या बोलते हैं अब।
आशीष अपनी चेयर उठाकर कहता है, हाँ मुझे क्या हुआ है, अपने खाने पर ध्यान दो। इतना बोलकर आशीष खाने को ललचाए नज़र से देखने लगता है। वह सोचता है कि कहाँ से शुरू करे। फिर वह रब की प्लेट को देखता है जिसमें आशीष आधे पराठे से भी ज़्यादा बचा हुआ है। आशीष मन में, मेरे आका आप अपनी बॉडी के जिस भी कोने में हो देख लो, पहले मैं आपका ही खाना खा रहा हूं तो इसे आप ही खा लेना। अगर मेरे पेट के जंगली चूहे आपको दे दे तो बुरा मत मानना, ठीक है। आशीष फिर खाना शुरू करता है। कभी यह उठा कभी वह उठा, एक चीज़ मुंह में खत्म नहीं होती, दूसरी भर लेता। वह भी बेचारा क्या करें, इतने दिन से जो भूखा है उसके मुंह तो जिसे खून लग गया हो। पर इन सब में वह ये भूल गया कि भले ही खा वो रहा है लेकिन पेट तो अर्नव का है ना, जो बहुत ही नपा तुला खाता है। और जो आशीष खा रहा है वह तो अर्नव छूता भी नहीं। गायत्री जी जिन्होंने नाश्ते के साथ खाना भी बना लिया था क्योंकि उन्हें कहीं बाहर जाना है, आज उसमें से थोड़ा बहुत उन्होंने नाश्ते में भी रख लिया सभी के लिए। आशीष अपने खाने में मस्त था। वह भूल गया कि अर्नव की इमेज जो उसे मेंटेन करनी थी वह कब करनी है, खाने के बाद। वही उसके सामने बैठे 3 लोग टेबल पर अपनी कोनी टीका कर अपने गालों पर हाथ रखकर उसे देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं जैसे कोई 8वां अजूबा हो रहा हो। उनके सामने आंखें झपकना तक भूल गए हैं। अर्नव ने आज से पहले ऐसी हरकत नहीं की थी, उन्हीं सच में अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर आशीष को कौन देख रहा है, कौन नहीं, कौन क्या सोच रहा है, किसी की नहीं पड़ी। उसे बस खाने से मतलब है। उसके आसपास भी खाना बिखरा हुआ है जल्दबाजी से खाने के चक्कर में। खैर कुछ देर बाद आशीष को एहसास होता है कि वह कितना खा चुका है। वो अर्नव का पेट देखता है जो ज़्यादा खाने की वजह से बाहर आ गया है। आशीष उस पर हाथ फिरता है और मन में कहता है, मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं खाया। और तभी उसकी नज़र अपने सामने टकटकी लगाए तीनों इंसानों पर पड़ती है। आशीष भूल गया था। वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहता है, आशीष मेरा हो गया, आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना, मैं चलता हूँ। आशीष धीरे से जैसे ही खड़ा होता है उसे एक अच्छी खासी डकार आ जाती है। आशीष मुंह पर हाथ रख लेता है। आशीष सॉरी सॉरी और वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है। गायत्री जी से ज़्यादा देख कहती हैं, भला हो उस आर्यन का जो हर महीने मेरी बॉडी का चेकअप करता है। अगर मैं ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखती अपना तो आज ये लड़का मुझे ऊपर पहुँचा ही देता। आशीष भी तीनों की उनकी नज़र जाते हुए अर्नव पर ही है। नील सही कहा, पर युवराज भैया हमें लगता है हमसे गलती हो गई है। युवराज हाँ मुझे भी लगता है हमें ये चमत्कार अपने फ़ोन के कैमरे में वीडियो के रूप में कैप्चर कर लेना चाहिए था। युवराज ने इतना बोला ही था तभी दोनों के सिर पर एक एक चपत लगती है। दोनों ही अपने होश में हड़बड़ा कर आते हैं। वो दोनों गायत्री जी को देखते हैं जो उन्हें गुस्से में घूर कर देख रही होती है। दोनों को ही समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। गायत्री जी मैं तुम्हें पहली रोटी और पहला निवाला खिलाती हूँ दोनों को, फिर भी तुम्हारा दिमाग पीछे की रोटी खाने जैसा क्यों चलता है बताओ। इतना अच्छा मौका गवा दिया उसे ब्लैकमेल करने का, मेरे साथ साथ तुम भी अपना काम निकलवा सकते थे ना, उससे अच्छा खासा हथियार मिल जाता। अब चल रहा है ये दिमाग, जब नहीं चला। वो मुंह बनाकर कहती हैं। युवराज और नील उनकी बात सुनकर उन्होंने अजीब तरीके से देखने लगते हैं। क्या कोई माँ ऐसे बोल सकती है, पर सोचने पर उन्हें भी उनकी बात सही लगती है। गायत्री जी उन्हें खुद को ऐसे देखता पाकर कहती हैं, गायत्री जी क्या देख रहे हो तुम दोनों, मैंने कुछ गलत कहा? अगर आगे से तुम दोनों का दिमाग टाइम पर नहीं चलाना तो तुम दोनों को खाना पीना बंद कर दो एक दिन का। ये सुनकर दोनों का मुंह बन जाता है। उधर आशीष कुछ दूर ही चला था तभी ऊपर से शीला जी चिल्लाते हुए नीचे आती हैं और सीढ़ियों पर रुककर चिल्लाकर बोलती है, शीला जी ये सारे के सारे घर के नौकर कहाँ मर गए, मेरी कॉफ़ी कहाँ है अब तक? आशीष उनकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है। युवराज, गायत्री जी और नील भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। गायत्री जी अपनी चेयर से उठते हुए कहती हैं, वो मैंने आज उन्हें छुट्टी दे दी है, मैं ले आती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। शीला जी सुनकर गुस्से में कहती है, और तुम्हें फिर से उन पर तरस आ गया होगा है ना? खैर मुझे अपनी काफ़ी से मतलब है तो लाओ या कोई और। वो अपना एटीट्यूड दिखाती हुई बोली। पर युवराज को ये बात अच्छी नहीं लगती। युवराज कहता है, युवराज आप खुद क्यों नहीं बना लेती? किचन वहाँ है, कहो तो मैं छोड़कर आ जाता हूँ, आपको पता नहीं होगा। गायत्री जी, युवराज बीच में ही कहता है, युवराज जी छोटी माँ आपने नाश्ता नहीं किया तो पहले नाश्ता कीजिए, जिसे ज़रूरत होगी वह खुद ले लेगा। शीला जी युवराज की बात सुनकर अपने दांत दबाकर बोलती हैं, शीला जी युवराज मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? युवराज आराम से खाते हुए कहता है, अच्छा तो आपको याद है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप एक माँ भी हैं। इंटरेस्टिंग। युवराज अपनी माँ से ऐसे बात क्यों करता है? इसके पीछे एक वजह है जो आप लोगों को आगे चलकर पता चलेगी। गायत्री जी बात को टालने के लिए कहती है, गायत्री जी सीनू दीदी मैं थोड़ी देर में आपकी कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। तभी वहाँ अर्नव यानी आशीष आ जाता है और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहता है, आशीष साइकोलॉजी के अनुसार गुस्सा करने से दूसरों का कम अपना ज़्यादा नुकसान होता है। पहला जो आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीष तो आपने मेकअप किया हुआ है इसलिए ठीक ठाक लग रही है, वरना देखना कभी इसे उतार कर आपकी स्किन कितने डैमेज हो गई होगी। दूसरा ये है कि आप टाइम से पहले बुढ़ी हो जाओगी, थोड़ा कम कीजिए। क्या जब से आई है तलवार जैसी जुबान लेकर सब पर चढ़ी हुई है? आशीष ये सब अपने स्टाइल में बोल रहा है, पर है तो वो अर्नव की बॉडी ही ना, यह वहाँ जो लोग उसे देख रहे हैं वह तो नहीं जानते ना, वह तो बस उसे मुंह फाड़े सॉफ्ट हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज अर्नव को हुआ क्या है। आशीष यही नहीं रुका, वो आगे बोला, आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम खुद करने चाहिए? यह एटीट्यूड काम नहीं आने वाला आपका, अगर ऐसे ही रहा तो आपकी बॉडी जाम हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि आपका बुढ़ापे का सहारा कोई बनेगा, क्योंकि आपके लखन ही नहीं है।
शीला जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्नव उनसे ये सब बोल रहा है, जिसने कभी उनसे नमस्ते तक नहीं की। अर्नव को खुद से आज पहली बार इतना कुछ कहते सुना है, वरना अर्नव हमेशा उन्हें इग्नोर करके चला जाता था। आशीष, आपको पता है जो लोग लंबी उम्र जीते हैं, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा, वह लोग कैसे जीत पाते हैं इतनी उम्र? पूछिए ना। आशीष तेज आवाज में फिर से कहता है, पूछो ना। शीला जी के दिमाग की तो फ्यूज पहले उड़ गए थे और अर्नव के चिल्लाने से जैसा वो सब कुछ भूल गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि सूखे गले के साथ बोलती हैं। शीला का कैसे जी? आशीष अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक देता है और कहता है, आशीष मैं समझ गया, और उनके थोड़ा पास आकर और अपना चेहरे जितना सीरियस हो सके उतना सीरियस बनाकर कहता है, क्योंकि वह लोग अपने काम से काम रखते थे इसलिए, पर आपकी हरकत है, लगता नहीं आप 70 भी पार कर पाएंगी। अब जाइए यहाँ से कि इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और ज़्यादा, और हाँ, आइंदा से इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना मेरे अपनों से, समझी? शीला जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। आज उन्हें पहली बार अर्नव से डर लगा। वह कॉफ़ी सोफी भूलकर बस वहाँ से निकल जाना चाहती है। शायद ही उन्होंने कभी इतनी फुर्ती दिखाए। चलने में वह जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है, पर वह आशीष कुछ नहीं कर सकती। उन्हें जाता देख आशीष के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, हल्की सी। फिर वो युवराज, नील, गायत्री जी की तरफ देखता है जो उसे बिना पल के झपकाए देख रहे हैं। आशीष उनकी तरफ एक आंख मारकर वहाँ से निकल जाता है। नील, छोटी माँ, आज आपने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया गलती से? मेरा मतलब है कि कुछ एक्सपायर मसाला या कुछ और? युवराज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है। युवराज, हाँ, ध्यान से सोचिए, नहीं तो फिर हमें किसी बाबा को बुला ही लेना चाहिए अर्नव को झाड़ा दिलाने के लिए। मुझे लगता है किसी आत्मा के बस में है मेरे छोटा भाई, वरना वो ऐसी बढ़िया हरकत कर ही नहीं सकता। नील, पर जो भी हो, आज अर्नव ने कमाल ही कर दिया। युवराज अर्नव जिस तरफ गया उस दिशा में देखते हुए, बिल्कुल माँ का चेहरा देखा, देखने लायक था। यार, इतनी देर से उनकी बकवास सुन रही गायत्री जी उनके कान पकड़कर कहती हैं, गायत्री जी, उसने जो किया वह किया, तुम दोनों यहाँ बकवास करने में लगे हो। मेरे हाथ से 2 मौके के निकल गए। अब तुम दोनों को 1 हफ्ते तक मेरे हाथ का खाना नहीं मिलेगा। जब मजा आएगा तुम लोगों को। और उस अर्नव के बच्चे के मुंह से बोल नहीं निकलते वैसे तो, पर आज नॉनस्टॉप बोले जा रहा था। कुछ भी हो, उसे सीनू दीदी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। युवराज दर्द से चिल्लाते हुए, उसमें हमारे कान की क्या गलती है? छोटी माँ छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। नील दबी सी आवाज में, हाँ छोटी माँ, मुझे आशीष याद आया, घर में कैमरे भी लगे हैं, हम वहाँ से सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं ना। अपने काम की बात सुनकर गायत्री जी ने खुश होकर उन दोनों के कान छोड़ दिए और फिर दोनों को उंगली दिखाते हुए कहती हैं, गायत्री जी, हाँ, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। तुम दोनों का असर जो हो रहा है, चलो जल्दी से, कहीं वो अर्नव हमसे पहले ना पहुंच जाए वहाँ। यह मौका भी मेरे हाथ से गया ना तो तुम दोनों अपने लिए लड़की पसंद कर लेना, किसी काम के नहीं हो। कम से कम मुझे बच्चे पैदा करके दे देना, शादी करके कामचोर कुछ तो काम आओगे। ये सुनकर दोनों का मुंह बन जाता है। उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया और सजा भी मिल रही है। खाने की टेबल को देखकर गायत्री अपने सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, गायत्री जी, अरे वो सब बाद में करना, पहले आर्यन को फ़ोन करो कि वह हॉस्पिटल में ही रहे। इस लड़के ने आज तक ये खाना नहीं खाया, खाया तो खाया, बखेरा देखो कितना है, बिना हॉस्पिटल जाए काम नहीं बनेगा। युवराज, जाकर देखें ये नालायक कहाँ गया है, देख कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे क्या भूत सवार हुआ है उस पर आज? और फिर नील को देखकर कहती हैं, तू क्या देख रहा है, जा ऑफिस, अर्नव खुराना ऑफिस नहीं आने वाला है आज। नील गायत्री जी को साइड हक करते हुए, ठीक है माँ, जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना, और उस भूत का भी मैं कॉल करूँगा, और मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वही आशीष झरने के पास आकर चक्कर पर चक्कर काट रहा है। जल्दी जल्दी, अब उसने इतना बड़ा कांड कर तो दिया, पर आप उसे सारे याद आ रहे हैं, और यह भी कि जब उसके साइलेंट भाई को पता चलेगा तो क्या करेगा उसके साथ। अब उसे बॉडी से भी बाहर निकलना है, और निकलने के बाद गुस्से से बने रेड हल्क से भी बचना है। आशीष खुद से कहता है। सोचा आशीष, कुछ सोच, सही कहते हैं बड़े लोग, लालच बुरी बला है, फंस गया ना बला में, अब कैसे निकलेगा? पता चलते ही ये रेड हल्क मुझे मार डालेगा, मेरी ज़ॉम्बी देखने की ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी। मैंने आशीष क्लब भी नहीं देखा, कितने चीज़ अधूरी रह गई है जो मुझे करनी है। भगवान जी, आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्या? ये सब आपकी गलती है, मैं इसकी सज़ा नहीं भुगतूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। आशीष अपना हाथ धूड़ी पर रखते हुए कहता है, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं खामोखा डर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आशीष, कॉन्फिडेंस ला थोड़ा सा, और ऊपर देखकर, भगवान जी, चलो एक डील करते हैं, आज जो भी हुआ साइलेंट भाई की दिमाग की रील से वो सब डिलीट कर दो, और उसके बदले में आपका कोई काम कर दूंगा। अच्छी है ना डील? ठीक है, तो फिर बात पक्की, ज़्यादा मत सोचो, मैं कम ही लोगों को ऐसे ऑफर देता हूँ, तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं बॉडी से निकलूं कैसे। आशीष कुछ सोचकर एक दीवार के पास जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। ये करते ही बेचारे अर्नव का सिर दीवार पर लगता है। अचानक ऐसे होने से अर्नव को दर्द होता है और उसके मुंह से एक आह निकलती है, क्योंकि आशीष ने जितना जोर घुसने में लगाया अर्नव की बॉडी में, उतना ही निकलने में लगा दिया, जिससे अर्नव का माथा दीवार में लगता है। अर्नव अपना सिर पकड़ लेता है। अर्नव खुद से, यह क्या था और मैं यहाँ कैसे? वह तो अर्नव इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी छोटी मोटी चोट पर ध्यान दे, वरना और कोई होता तो वहीं बेहोश हो जाता। अर्नव को याद आता है कि वह तो खाने की टेबल पर बैठा हुआ था सबके साथ, तो वो यहाँ कैसे आया और कब? तभी उसकी नज़र दीवार की दूसरी साइड से आशीष जो अपना सिर निकाले हुए उसे ही देख रहा है उस पर नजर जाती है। आशीष बहुत ही मासूमियत के साथ अर्नव को जल्दी जल्दी पलके झपका कर देख रहा है और इंतजार कर रहा है अर्नव कुछ बोले।
अर्नव, ये तुम क्या कर रहे हो? आधे इधर आधे उधर। अर्नव इधर उधर देखते हुए, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ कैसे आया? आशीष अर्नव की बात सुनकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर सोचता है कि कहीं ये रेड हल्क की चाल तो नहीं मुझे बुद्धू बनाकर अपने पास बुलाने की, या फिर सच में कुछ याद नहीं। क्या सच में ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली? नहीं नहीं, अगर नहीं है याद सच में तो मुझे क्या बताना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इन्हें पता चल ही जाना है। आशीष टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सोचता रहता है। अर्नव आशीष का चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर आशीष ने कुछ किया है। अर्नव, पहले तुम बाहर आओ और बताओ तुमने क्या किया है। अर्नव एकदम सख्त लहजे में आशीष से कहता है। आशीष भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बाहर आ जाता है और अर्नव से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है, अपना सिर झुकाकर कहता है। आशीष, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा खाना खाया और वो जो ताईजी 420 है ना, उन्हें थोड़ा सा सुनाया, बस इतना ही। अर्नव आशीष की सारी बात ध्यान से सुनता है। अर्नव, ये ताईजी 420 कौन है? आशीष मुंह बनाकर, अरे फौजी भाई की माँ जो मेरे हैंडसम भाई को डांट रही थी, मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया, देखना अब वो आपसे कितना डरेंगी। अर्नव अपना माथा उंगली से रगड़ते हुए, अच्छा और ये सब तुमने कैसे किया? आशीष कुछ नहीं बोलता, बस भोला सा चेहरा बनाकर अर्नव को देखता रहता है। अर्नव उसे देखता रहता है, पर कुछ ही पल बाद उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जैसे उसे पता चल गया हो कि आशीष ने ये सब कैसे किया होगा। वो अपने हाथ की मुठ्ठियां भिजते हुए गुस्से में आशीष से कहता है, अर्नव, क्या तुमने ये सब मेरी बॉडी में अंदर आकर कर दिया? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारा क्या करूं मैं तुम्हारा? आशीष अपना सिर झुका लेता है। ये बात तो उसे भी पता है कि यह उसने गलत किया है। बिना अर्नव से पूछे उसे उसकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए था, पर अगर वह पूछता तो अर्नव उसे जाने देता नहीं। अर्नव उसे आगे कुछ बोलता उससे पहले उसे अपने पेट में दिक्कत महसूस होती है। तभी पीछे से युवराज की आवाज़ आती है। युवराज, तू यहाँ है? मुझे लगा तू अपने अपार्टमेंट में गया होगा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वैसे माँ की जो आज तूने क्लास लगाई है ना, मेरा दिल खुश हो गया। अब लगा मुझे कि हाँ तू मेरा भाई है, वरना गोद लिया सा लगता है। अर्नव ये तो राज की बात सुनकर एक नज़र आशीष तो डालता है और वहाँ से बिना कुछ कहे अपने अपार्टमेंट की तरफ चल देता है। जब अर्नव ने ये घर लिया था तो उसने साइड में अपने तरीके से अपना एक छोटा सा अलग अपार्टमेंट बनवाया, जिसमें 5 रूम है, एक म्यूजिक रूम, एक गेम रूम, एक जिम रूम और एक स्टडी रूम और एक उसका बेडरूम। इसमें किचन भी है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। सब कुछ अर्नव अपने तरीके से किया है। यहाँ सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं। घर का पासवर्ड युवराज, नील, अर्नव और जो यहाँ सफाई करने आते हैं रमेश काका, सिर्फ उन्हीं पता है। अर्नव जल्दी से जाकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। युवराज और आशीष भी उसके पीछे होते हैं। युवराज उससे पूछता रहता है पर अर्नव कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद अर्नव बाथरूम से बाहर आता है, पर उसकी हालत ठीक नहीं होती। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे हैं और उसका एक हाथ उसके पेट पर होता है, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ टाइम बाद अर्नव हॉस्पिटल के बेड पर होता है। एक साइड युवराज और दूसरी साइड उसकी मां गायत्री जी बैठी होती है, जिनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। ये हॉस्पिटल अर्नव और आर्यन का है, दोनों पार्टनर हैं। आर्यन एक बहुत ही काबिल सुलझा और समझदार डॉक्टर है जो अपनी रिसर्च से हर बार सबको चौंका देता है। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो आर्यन ने लिया हो और वह इंसान ठीक ना हुआ हो। कुछ लोग उसे वो कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वह मानते हैं, पर भगवान भी वह तभी तक ही होते हैं जब तक वह अपना काम ईमानदारी से करें, ना कि पैसों को लालच में या अपना नाम कमाने के लिए किसी के साथ खिलवाड़ करें। आर्यन अंदर आकर गायत्री और युवराज से कहता है, आर्यन ठीक है, परेशान मत होइए आप, पर मुझे ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे? ये तो कहने से तो छोड़ो, जिद करने से भी वो खाना नहीं खाता, ऑयली और स्पाइसी। युवराज, ना पूछो तो अच्छा है, जब तो यह अर्नव बस शक्ल से ही लग रहा था, हरकतें इसके बिल्कुल बच्चों जैसी थी और ऐसे खा रहा था जैसे कितने दिनों से खाना नहीं मिला। आर्यन, काश कि मैं भी होता वहाँ तो ये देख पाता। गायत्री जी, ये ठीक तो है ना, इसने तो कभी ऐसे नहीं किया, जब ये छोटा था तब भी नहीं, पता नहीं आज ऐसे क्या हुआ था। आर्यन उनकी परेशानी समझते हुए कहता है, आंटी वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे जानती हैं, वह अपने इमोशन जताने में कितना बुरा है। खैर ये तो उठकर ही बताएगा कि आज उसने ऐसा क्यों किया, मुझे भी जानना है। चलिए इसे आराम करने दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। गायत्री जी अर्नव के सिर पर हाथ फेर पर वहाँ से चली जाती है। वहीं कोने में खड़ा चुपचाप आशीष ये सब देख और सुन रहा है। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। हालांकि ये सब उसने जानबूझ नहीं किया। अगर उसे पता होता कि अर्नव ऐसा खाना नहीं खाता, खा लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वैसा कभी नहीं करता। आशीष आकर अर्नव के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद आशीष बोलता है, आशीष मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से तुम इस हाल में पहुंच जाओगे। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, जब तुम उठ जाओगे तो तुम जो मुझे सजा दोगे ना, उसे चुपचाप मान लूंगा और प्रॉमिस करता हूं मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आशीष थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, आशीष तुम पता है जब मैं छोटा था तो अपने आसपास के बच्चों जो मुझे से बड़े थे उन्हें एक दूसरों से लड़ते देखता था, जब मुझे बहुत मजा आता ये देखकर। तब मेरे लिए वो बस खेल था, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तब मुझे पता चला कि वह एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं, क्योंकि जो उस लड़ाई में जीता था उसे अच्छा खाना मिलता था, पर जो हार जाता था उसे भूखा रहना पड़ता था। ऐसा एक बार नहीं हर बार होता, वहाँ यही रूल था। अब जीने के लिए सबसे पहले खाने के लिए ही तो चाहिए होता है। मुझे नहीं पता वह कौन सी जगह थी, बस आसपास घना जंगल ही था। बस इतना पता है कि वह अनाथालय तो नहीं था, वहाँ मेरे जैसे और बहुत बच्चे थे। हमें खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। वह बहुत बुरे लोग थे, वो ना हमें मरने देते और ना हमें जीने। फिर हमें पता चला कि हमें दूसरी जगह ले जाया जाएगा।
तब हमें लगा कि शायद अब हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, बच्चों का जितना दिमाग होता है वह उतना ही सोच पाते हैं ना। हम एक नर्क से निकले दूसरे नर्क में पहुंच गए। ये सब बोलते हुए आशीष के चेहरे पर बहुत दर्द है, ये सब बीच बीच में रुक रुक कर बोलता जिससे ये सब बताने में बहुत दिक्कत हो रही हो। आशीष फिर से बोला, वहाँ बस इतना फ़र्क था कि वहाँ एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ता था बल्कि अच्छे खाने के लिए गंदा काम करना पड़ता था। हम वहाँ नए थे, हमें नहीं पता था कि हर रोज़ एक बच्चे को एक रूम में क्यों ले जाया जाता है और जब वह बाहर आता है तो उसे चला क्यों नहीं जाता ठीक से। वहाँ एक हमारा यार भी बना, शायद वो हमारे लिए ऊपर वाले ने भेजा था, उसने हमेशा हमें राक्षसों से बचाया। हमारे साथ एक लड़की भी थी, वो लड़का जैसी लगती हमारा 7 लोगों का ग्रुप था, उस लड़के का नाम अनिकेत है। आशीष बस बोले जा रहा है जो उसे याद आता जा रहा है, शायद ही उसने ये सब किसी को बताया हो, उसकी बातों से ही पता चल रहा है कि ये सब वो पहली बार किसी को बता रहा है। एक दिन उसने हमें वहाँ से प्लान बनाकर भगा दिया, पर हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, हम पकड़े गए। सबको बचाने के लिए मैंने अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम ले लिया कि यह सब मेरी प्लानिंग थी और उन्होंने मुझे एक रूम में, आशीष थोड़ा रुको, और अपना थूक से सट कर मुश्किल से फिर से बोलना शुरू किया। आशीष एक रूम में जंगली कुत्तों के साथ बंद कर दिया। उस रूम में बस एक खिड़की थी, उनको कुत्तों से बचने के लिए मैं उस पर लटक गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उन कुत्तों की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब गई। मैंने बहुत मदद मांगी पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। जंगली कुत्तों ने मेरे पैर बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं पूरी रात ऐसे ही उस पर लटका रहा। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे मरने का डर था, यह मेरी जीने की हिम्मत में। कई दिन से कुछ नहीं खाया था ठीक से, तो कब तक हिम्मत रखता। सुबह मेरी शरीर में जवाब दे दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बहुत जंगली कुत्ते मेरे शिकार करने के लिए मेरे पास आने लगे। मैंने बस अधखुली आंखों से यही देखा था, पर जब मेरी आंख खुली तो जब मेरी आंखें खुली एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं भगवान के पास पहुंच गया। आशीष एक पल के लिए रुका, उसके लिए सब बताना आसान नहीं है, ये उस पल में जाना और उसे दोबारा जीने के बराबर है। आशीष ही जानता है कि वह बताते टाइम सांस किस तरह ले रहा है। आशीष ने अर्नव का हाथ टाइट पकड़ लिया, जैसे उसे ये सब बताने के लिए किसी के साथ की जरूरत है। आशीष ने फिर से कहना शुरू किया, आशीष जानते हो ये जो जिगरी यार होते हैं ना हमारे, ये हम अकेले कहीं भी नहीं जाने देते और अगर इनका बस चले ना तो ये हमें मौत के दरवाजे से घसीट घसीट कर ले आए अगर इन्हें मौका दिया जाए तो। मेरे साथ भी यही हुआ, उन्होंने मुझे बचा लिया। हाँ, इस चक्कर में उन्हें भी चोट आई, पर जब मेरी आंख खुली थी ना तो मेरे सामने उनके मुस्कुराते चेहरे थे जो मुझे होश में आता देख खुश हो रहे थे। उन्हें ना अपने दर्द की पड़ी और ना मेरे, वो मुझसे लिपट गए। हम बस खुश थे कि हाँ हम एक साथ हैं, ना दर्द ना भूख प्यास, मानो जिसे सारी तकलीफ खत्म हो गई हो। तुम ही सोच रहे होंगे ना कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। आशीष अर्नव की तरफ देख कर, तुम सोचोगे कहाँ से, तुम तो बेहोश हो में भी ना। अच्छा है, वैसे अगर तुम जागते होते तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बोल पाता, पता नहीं क्यों, पर मन किया कि मैं तुमसे ये सब बताऊं। तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगे पर मैंने आज तक घर का खाना नहीं खाया और एक माँ के हाथ का बना खाना खाना तो दूर मैंने देखा भी नहीं। यही वजह थी कि मैं आज में अपनी औकात भूल गया, क्योंकि हम जैसे लोगों को कहाँ ये सब मिलता है। हमें तो जीने के लिए सिर्फ एक सहारा चाहिए, चाहे वो बस एक ब्रेड का टुकड़ा ही क्यों ना हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी नहीं, तुम मुझे सजा ही देना। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होगा कि सोने की चिड़िया मेरे हाथ से निकल गई। मजाक कर रहा हूँ, आशीष हल्का सा मुस्कुराकर बोला। बस मेरे कुछ अधूरे काम रह जाएंगे जो मुझे पूरे करने थे, पर कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी समझकर मान लूंगा। आज तक यही तो करते आए हैं हम। पता है जो हमने दिल यारिया ग्रुप बनाया था तो सबसे पहला वादा हमने एक दूसरे से जो किया था वह क्या था कि हम हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करेंगे और हर एक पल को हंसकर जिएंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम पागल हैं, मुझे पता है तुमने सुना तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कृष्णा जी भी जो काम करते थे ना मुस्कुरा कर करते थे, किसी को मारना हो या किसी को प्यार से समझाना, जो भी करते उनके चेहरे पर एक स्माइल होती और मस्ती करने में तो उनसे आगे कोई है भी नहीं। उनकी ज़िंदगी भी तो आसान नहीं थी ना, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने भी। खैर, तुम्हारा तो इन बातों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मैं तुम्हें की बता रहा हूँ। और वैसे भी तुम बेहोश हो। आशीष खड़ा हो जाता है, चलो मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आशीष आगे बढ़कर अर्नव का चेहरा छूता है, फिर आशीष के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है जिसे उसके दिमाग में कुछ आया हो। आशीष अर्नव के बाल बिगाड़ देता है जो हमेशा सेट हुए रहते हैं और फिर अर्नव को देख कर बोलता है, आशीष अब लग रहे हो ना एकदम धांसू। बोले तो हसीन बिखरे बालों में और एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चला जाता है। आशीष की मुड़ते ही अर्नव की पलकें झपकने लगती है, वो अपनी हल्की सी आंख खोलकर जाते हुए आशीष को देखने लगता है। अर्नव बेहोश था ही नहीं और ना ही वो सोया था, वह तो बस आर्यन, युवराज और अपनी माँ के सवालों से बचना चाहता था, इसलिए चुपचाप लेट गया। आंखें बंद करके उनके जाने के बाद उसने आशीष को अपने पास आते देखा। उससे नाराज होने की वजह से वो आशीष से बात नहीं करना चाहता, इसलिए तब भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पर जब आशीष उसे अपनी जिंदगी के कुछ कड़वे पल सुना रहा था तो पता नहीं क्यों अर्नव के दिल में ऐसा दर्द हुआ जैसे हजारों सुई किसी ने चुभा दी हो। एक साथ अर्नव की आंखों में भी आंसू आ गए जो उसने बाहर नहीं आने दिया। अब उसे याद आया कि आशीष जेसफ से इतना क्यों डर रहा था, उसे क्या पता था कि आशीष ने इतना कुछ सहा है। उसे सोचकर ही अर्नव को बहुत तकलीफ हो रही है और आशीष ने तो ये सब जिया है। रूम से बाहर जाता देख आशीष को अर्नव खुद से कहता है,
अर्नव, मुझे नहीं पता कि महादेव ने तुम्हें मेरी जिंदगी में क्यों भेजा है, और ना अब मैं जानना चाहता हूँ। आशीष, तुमने ही कहा ना, ये जो यार होते हैं मौत के दरवाजे से ले आते हैं, तो अब मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ ये सिर्फ तुम्हारे अंदर दबे दर्द का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारे हंसते खेलते चेहरे के पीछे आशीष भी बहुत दर्द है जो मुझे जानना है। मैं सब जान कर रहा हूँ, और अर्नव खुराना एक बार ठान ले तो उसे करके ही रहता है। आई प्रॉमिस। पर आज तो सच में तुमने मेरी हालत खराब कर दी है। अर्नव खुद को बेड पर देखकर कहता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और फिर अपने बिगड़े बाल सही करता है और कहता है, पागल कहीं का। पर उससे पहले मुझे सोचना हुआ कि मैं सबके सवालों से कैसे बचूं जो तुमने मेरे लिए खड़े कर दिए हैं। लगता है अर्नव में भी आशीष का असर थोड़ा थोड़ा आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में स्नेहा ईशानी से बात करने की कोशिश करती है, पर यह बात भी उसे पता है कि कोई भी किसी अनजान से इतनी जल्दी खुलता मिलता नहीं है, और स्नेहा तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर उसका भी एक रूल है, वो जो काम लेती है उसे हर कीमत पर पूरा करके ही छोड़ती है। नील अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा है। ईशानी स्नेहा को कुछ डॉक्यूमेंट देती है नील के साइन करवाने के लिए। स्नेहा, क्या मैं अंदर आ सकती सर? स्नेहा की आवाज़ सुनकर नील गेट की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ स्नेहा को अंदर आने के लिए कहता है। तभी नील स्नेहा को देखकर वह सोचने लगता है कि स्नेहा उसे सर कहती है। अगर कल को अर्नव की और स्नेहा की शादी हो गई तो मैं तो छोटा सा देवर लगूंगा ना। इसका वे तो गलत हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, फिर नहीं कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि वह भी मेरी तरह है जिसे मैं अपनी ड्रीम गर्ल के लिए लॉयल हूँ। किसी और के बारे में नहीं सोचता। वैसे ही वो भी अपनी कत्थई आंखों वाली लड़की के लिए लॉयल है, उसे नहीं भूल सकता वो। हाँ, आशीष उसका अता पता नहीं है, पर लगी जाएगा। अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे स्नेहा की आवाज़ ही नहीं आई, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्नेहा नील के सामने फाइल थोड़ी तेज आवाज में रखती है, जिससे नील हड़बड़ाकर अपनी सोच से बाहर आता है। स्नेहा, सर इन पर आपके साइन चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। नील, ओ हाँ। नील डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है। तभी स्नेहा की नज़र नील की टेबल पर रखी एक बहुत ही सुंदर फ्रेम में लगी फोटो पर जाती है, जिसमें एक लड़की है, पर उसकी चेहरे पर मास्क लगा हुआ है जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही है। उसे थोड़ी हैरानी होती है ये देखकर। स्नेहा बिना कुछ सोचे दिल से पूछ लेती है, नील सर ये फोटो उस फेमस सिंगर ईशा शाह की है ना, जिसने अपनी आवाज़ से सबके दिल जीत लिए हैं और आज तक उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा है। नील खुशी से हाँ, पर दिल जीता ही नहीं है, ये दिलों में उतर गई है और मेरे तो रोम रोम में बस गई है। स्नेहा, आपकी बातों से लग रहा है कि आप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। नील एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्नेहा से कहता है। नील, वैसे तो ये बात सबको पता है, पर किसी को बताना मत। यह मेरी ड्रीम गर्ल है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक एक भी सॉन्ग या ये जहाँ जाती है वो पार्टी मिस नहीं की है। स्नेहा, तो आप मिले, इससे मतलब अपनी ड्रीम गर्ल से? नील एक उदासी भरी आवाज़ के साथ कहता है, नहीं मैं इसे मिलना नहीं चाहता, मैं इसे जानना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ के पीछे दर्द है, ना उसे महसूस करना चाहता हूँ उसके साथ। मैं उस ईशा शाह से नहीं मिलना चाहता जो दुनिया के सामने है, मैं उस मासूम सी अपनी इसी से मिलना चाहता हूं जो वो रियल में है। नील ईशा शाह की फोटो हाथ में उठाकर अपनी धुन में बोले जा रहा है। उसकी आंखों में बातों में अपनी ड्रीम गर्ल के लिए प्यार तेर तेर के नजर आ रहा है। स्नेहा को भी दिख रहा है, वह कुछ सोचती है और फिर कहना शुरू करती है। स्नेहा, अगर इस नाकब के पीछे कुछ ऐसा हुआ जो आप देखने और सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तब क्या करेंगे? क्या तब भी उसे इतना ही प्यार करेंगे? नील एक मिनट रुककर फिर जवाब देता है, देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट होता ही है, और प्यार का मतलब तो होता ही है कि जो जैसा है उसे वैसे ही प्यार करें हम। मेरा तो यही सोचना है, बाकी सबके अपने अपनी ख्याल है। और दूसरी बात ये मेरी फीलिंग है, वो तो मुझे जानना तो दूर पहचानती भी नहीं होगी। स्नेहा जल्दी से कहती है, ऐसे कैसे? आपको कौन नहीं जानता, हर रोज तो आपकी फ्रंट पेज पर न्यूज आती है, वो भी फोटो के साथ। वैसे आप कहे तो मैं आपको आपकी ड्रीम गर्ल से मिलवा सकती हूँ। नील स्नेहा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके अजीब तरीके से नेहा को देखता है और थोड़ा चीढ़ कर कहता है, नील देखो, मैं तुमसे खुलकर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी इमोशन का गलत फायदा उठाओगी। मेरी ड्रीम गर्ल का नाम लेकर पागल मत बनाओ। प्रमोशन चाहिए तो वैसे ही बोल दो ना। नील अपने बॉस गिरी दिखाते हुए बोला। स्नेहा को बहुत अजीब लगा, वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। स्नेहा, प्रमोशन? सीरियसली? मैं इस कंपनी के बॉस की असिस्टेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आप मुझे कैसा प्रमोशन देंगे? इस कंपनी का बॉस की पोजीशन देंगे? बट सॉरी, मुझे बॉस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं असिस्टेंट ही ठीक हूँ। साइन हो गए। और फिर मन में, बेवकूफ़ कहीं का, मैं तो हेल्प ही कर रही थी, नहीं चाहिए तो मुझे क्या? नील तो बस स्नेहा को देखता रह गया, उसके पास बोलने की कोई शब्द नहीं है। नील मुंह बनाकर खुद से ही कहते हैं, गलती मेरी है, छोटी उंगली मिलने पर मैं इसके साथ एक सख्त बॉस की तरफ पेश नहीं आया। मैं इसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर इसने अपनी मॉम को जाकर बोल दिया तो इसकी मॉम ने मेरी छोटी माँ से, ओहो गॉड, आज वैसे ही 2 वार्निंग मिल गई है। अगर ऐसा हुआ तो बैंड बाजा बजने में देर नहीं लगेगी, मेरी बारात में चुप रहने में ही फ़ायदा है। नील बात टालने के लिए स्नेहा से पूछता है, नील वो ईशानी से बात हुई? उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आशीष? स्नेहा, नहीं आशीष, हम एक दूसरे को जानने के लिए टाइम चाहिए। नील उसे डॉक्यूमेंट दे देता है और स्नेहा वहां से चली जाती है।
उधर आशीष न जाने कौन सी सोच में हॉस्पिटल से निकलकर चला ही जा रहा है। वह सच में अंदर से दुखी है। वह चलता हुआ मुंबई की सेंट्रल जेल में पहुंचता है। आशीष को महसूस होता है कि वह किसी भी चीज़ को फिर टच नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वह सोचना ही छोड़ देता है। आशीष अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है। इतनी बड़ी जेल में और भीड़ में उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। वह हर दीवार को पार करता हुआ हर एक कोने को देखता है, पर जिसे वह ढूंढ रहा है वह से नहीं दिखता है। आशीष खुद से कहता है, एक बार तो दिख जाए यार, कहाँ है तू? पता नहीं कैसा होगा। आशीष को अंदर ही अंदर एक अनहोनी का एहसास होता, जैसे कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है। आशीष सब जगह के देखने के बाद एक जगह खड़ा हो जाता है और वही उससे कुछ दूर 4 कैदी बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और बाकी कैदी अपने कामों में लगे हैं। आशीष का ध्यान उनकी चल रही बातों पर जाता है, जिसमें से एक कैदी कहता है, अरे तुम्हें पता है कल 108 नंबर वाले कैदी ने खुदकुशी कर ली। दूसरा कैदी सोचते हुए कहता है, क्या ये वही जिसने एक लड़की का बड़ी बेरहमी से रेप कर दिया और उसे मारने की कोशिश भी की, जिसे 3 महीने पहले ही सजा सुनाई गई है? जिसने उन्हें खुदकुशी वाली बात बताई वो कैदी कहता है, हाँ वही, पर सच बताऊं तो मुझे वह कहीं से भी नहीं लगता था कि वो ऐसा कर सकता है। क्या पता बेचारे पर झूठा इल्जाम लगाकर किसी ने फंसा दिया हो। तभी उनमें से तीसरा कैदी कहता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, और थोड़ी धीमी आवाज में इधर उधर देखकर कहता है, मैंने तो सुना है कि कल उसे किसी ने मिलने बुलाया था और हो सकता है उसे उन्होंने ही मार दिया और खुदकुशी बता दी हो। आजकल पैसे का डंडा चलता है, जेल हो या होटल। वह दोनों कैदी एक साथ कहते हैं, क्या सच में उसे किसी ने मार दिया? तीसरा कैदी उन्हें डांटते हुए कहते हैं, अरे आराम से बोलो, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग होंगे? चौथा कैदी जो अब तक चुप था वो उन तीनों से कहता है, जो उनमें उम्र में उन तीनों से बड़ा है। चौथा कैदी, अच्छा हुआ जो मर गया, यहाँ भी कौन उसे चैन से जीने दे रहा था? रोज मर मर के जीने तो अच्छा ही है ना। नर्क जैसी दुनिया में वो लड़का बहुत ही नेक दिल का था और ऐसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो अपना काम पर लग जाओ। ये सारी बातें आशीष भी सुन रहा है। सब कुछ सुनकर मानो जैसे उसके होश ही उड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से किसी ने जमीन जबरदस्ती खींच ली हो और दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। आशीष बेसुध होकर उनसे सवाल कर रहा कि वो कहाँ है, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, वो कैसा है अब, और ये सब कैसे और कब हुआ? पर यह बात आशीष भी अच्छे से जानता था कि उसकी यहाँ कोई नहीं सुन सकता, पर फिर भी वह उनसे बार बार विनती कर रहा था। आशीष वहाँ से जल्दी जल्दी चलकर पूरी जेल को फिर से एक बार देखने लगता है कि शायद उसे कुछ मिल जाए और खुद से कहता है, आशीष नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनिकेत, तुम मर नहीं सकते। हमने वादा किया था हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आत्माओं के आंसू आते तो शायद इस वक्त आशीष के आंसुओं से पूरी जेल में बाढ़ आ गई होती। आशीष ने सब कुछ जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आशीष ने जेल में एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उसने अपने अनिकेत को नहीं ढूंढा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, उसे कहाँ ढूंढे। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो क्या अनिकेत सच में हमें छोड़कर चला गया? ये बात दिमाग में आते ही आशीष की मानो पूरी दुनिया ही छीन गई हो। वह हंसता खेलता आशीष अब बस लाचारी और बेबसी में दबा हुआ है। वह खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा है कि अगर वह जिंदा होता तो शायद वह भी खुदकुशी कर लेता, पर अफसोस कि वो ऐसा भी नहीं कर सकता। आशीष ने सोचा कि वह एक बार अर्नव से हेल्प मांगे। दूसरे ही पल उसे ख्याल आया कि क्या अर्नव उसकी बातों पर विश्वास करेगा? दूसरा, वो मेरी वजह से हॉस्पिटल में है, क्या मुझे उससे कुछ भी हेल्प मांगने का हक है? वह बेसुध हालत में चलता हुआ वहां पहुंचता है जहां अर्नव और आशीष पहली बार मिले थे और वही एक पत्थर पर बैठकर दूर तक फैले समुद्र को देखता रहता है। आशीष को बैठे बैठे वहां कब रात हो गई उसे खुद पता नहीं चला। वह बस आज भी बातों के बारे में सोचता रहा। अनिकेत उसका वही यार है जिसने उन्हें एक बड़े भाई की तरह पाला, उनका ध्यान रखा और हर कदम पर उनका साथ दिया। हालात अच्छे नहीं थे, कभी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बस भटकना ही पड़ा। आशीष सोच रहा था कि कैसे वो अनिकेत और उसके 4 दोस्त 1 साल पहले यहाँ मुंबई आए थे, ये सोचकर कि शायद यहाँ उनकी थोड़ी मुश्किलें कम हो जाएगी। आशीष उनके साथ कुछ दिन रुका, लेकिन उसे फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि वह जहां पहले रहते थे वहां एक छोटी लड़की के दिल का ऑपरेशन होना था। उस लड़की के मां के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। वह छोटे मोटे काम करके अपना और अपनी बच्ची का ध्यान रखते थी। आशीष और उसके दोस्त वहां किराए पर रहते थे, तभी उसे ये सब पता चला। आशीष चोरी करने में एक नंबर है। उसने एक सेठ की तिजोरी पर डाका डाला और एक बार में ही उसके पास इतने पैसे आ गए कि उस लड़की का ऑपरेशन हो सके। बाकी उस छोटी बच्ची की मां ने पैसे जोड़ रखे थे। वहां सब ठीक होने के बाद आशीष वापस अपने दोस्तों के पास आ गया, पर उसे चोरी करने नहीं छोड़ी, पर अनिकेत उसे डांट डपट कर रखता था। अनिकेत की एक कंपनी में फूड डिलीवरी करने का काम मिल गया आशीष को भी। उसने जबरदस्ती अपने साथ उसी काम में लगा लिया। आशीष भी कहाँ पीछे था, उसने अपने चोरी के पैसों से ही अपने 4 दोस्तों को एक छोटी सी दुकान खरीदवा दी, जिसमें वह अपना 4 टेबल डालकर उस सब कुछ अच्छे से सेट करके सैंडविच और डोसा बनाकर लोगों को सर्व करने लगे। इन चारों का छोटा सा सपना था जो आशीष ने पूरा किया। आशीष का क्यूट फेस और उसकी हरकतों से हर कोई उसे पसंद करता। अपनी बातों से उसने ज्यादातर सभी का दिल जीत लिया। 1 महीना कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। यहाँ आने के बाद अनिकेत ने बहुत सारी किताबें खरीद ली और एक फ़ोन भी, जिससे वह खुद भी पता और आशीष को भी पढ़ा था। उन सबकी एक दूसरे में जान बसती थी। वह यहाँ मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ बस सुकून के साथ रहने और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे।
पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, यहाँ आकर तो उनका बचा कुच्चा जिंदगी में जो सुकून था वह भी छीन लिया। उधर अर्नव आशीष का शाम तक इंतजार करता रहा। वह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी वहाँ रुका रहा क्योंकि आशीष वहाँ नहीं आया था। अर्नव बस यही सोच रहा था कि आशीष वह किसी कोने से निकल कर आएगा और अपनी बक चालू कर देगा, पर अर्नव ने जैसा सोचा वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अर्नव खुद से कहता है, कहाँ रह गया आज, वैसे तो 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता, मेरी हालत ऐसी करके पता नहीं कहाँ पार्टी और बकवास कर रहा होगा, पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ओ गॉड। जब हल्का अंधेरा छाने लगता है तो अर्नव से रुका नहीं जाता और वह अपने हाथ से हॉस्पिटल वाला बैंड निकालकर टेबल पर रख देता है, क्योंकि इसमें एक ट्रैक लगा होता है। अगर वह उसे पहनकर रूम से बाहर भी निकला तो आर्यन को पता चल जाएगा। अर्नव इस हॉस्पिटल का एक कोना जानता है, इसलिए वहां से बिना किसी को बताए निकल जाता है। वो कार लेकर पहले अपने अपार्टमेंट पर जाता है, ये सोचकर कि शायद आशीष वही उसका इंतजार कर रहा होगा, पर वह पूरा घर देख लेता है लेकिन आशीष वहां नहीं होता। अर्नव मन में कहा गई ये पागल आत्मा जब तो बोल रहा था कि उठने के बाद मुझे सजा देना, और अब गायब, 1 सेकंड कहीं भी चला तो नहीं गया। नहीं, वो कहा जाएगा, पर उसके लिए तो दुनिया अंधेरे के बराबर है। अर्नव अपनी कार निकालता है और फिर सड़कों पर दौड़ाने लगता है आशीष को ढूंढने के लिए, पर तभी उसके दिमाग में आता है कि नहीं, आशीष वही तो नहीं है जहां पहली बार मिले थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वह गुस्सा हुआ था तो वहीं मिला था। आशीष जल्दी से अपनी कार उधर की तरफ मोड़ लेता है। अर्नव पहुंचकर जल्दी से कार से उतरकर उधर की तरफ चलता है। आशीष वहां बैठा देख उसकी जान में जान आती है। आशीष अब भी ऐसे ही बेशुद्ध से बैठा हुआ है, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि अर्नव उसके पीछे खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ काजल अपनी फ्रेंड से मिलकर जो भी बात हुई उन्हें स्नेहा से बता रही। वह दोनों इस वक्त ऊपर छत पर झूले पर बैठी हुई है, खुले आसमान के नीचे। स्नेहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह एक फूड स्टूल के खाने के बिना नहीं रह सकती? काजल, हाँ, अजीब बात यह है कि वह रात में ही खुलता है, उसके जैसे और भी कई लोग हैं जो उस खाने के बिना नहीं रह सकते। स्नेहा, तुमने से चेक किया था? काजल अलसाए आवाज में कहती है, किया तो उसमें कुछ नहीं है, हो सकता है उस खाने बनाने वाले के हाथों में जादू हो। स्नेहा काजल को घूरते हुए, कौन सी दुनिया में हो, सुना है ना, जो होता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह होता नहीं, चलो अब। काजल, पर कहा आशीष तो ऊपर आए हैं। स्नेहा जाते हुए पीछे मुड़कर कहती है, वही जहां ये लजीज खाना मिलता है। काजल अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, ना बाबा, ना, मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि मैं उसे खाने पर वेस्ट करूं, और वह भी इतना महंगा। इतने में तो मैं अपने कॉलेज में 10 दिन खाऊंगी कैंटीन से। और फिर कुछ सोचकर स्नेहा के पास आकर कहती है, काजल, हाँ, पर आप अगर न्यू जॉब की पार्टी देना चाहती है मुझे तो मैं चल सकती हूँ, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल की बात सुनकर स्नेहा अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर कहती है, स्नेहा, आहा, क्या मजाक है, मयंक को फ़ोन करो, आज की ट्रीट उसके लिए है। काजल स्नेहा की बात सुनकर मुंह बनाकर और उसके पीछे आती हुई कहती है, काजल, अच्छा ठीक है, पर ये तो बता दो कि तुम वहाँ कितने दिन जॉब करने वाली हो, 1 महीना, 6 महीना या साल, 2 साल? छोड़ने की ट्रीट तो दोगी ना, बोलो ना कितनी बुरी हो आप। काजल थोड़ी झलाकर कहती है, स्नेहा, पता है, लेट मत होना। कुछ देर बाद वो तीनों उस फूड स्टॉल के पास होते हैं। आशीष, वह ओपन नहीं हुआ है, वो टाइम से पहले ही आकर आज क्या है ये देखने लगते हैं खाने में। मयंक स्नेहा की बुआ वैशाली के लिए काम करता है। काजल, आज चाइनीज फूड है, क्या बात है, हर रोज नया। मयंक अपने आसपास देखते हुए, तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और इतनी भीड़ क्यों है? मयंक की हाइट काजल और स्नेहा से कम है। मयंक बिल्कुल सिंपल रहता है, उसके बाद 25 साल है तो वह बड़ा लेकिन लगता छोटा है। दोनों से मयंक हमेशा तेज बनने की कोशिश करता है। काजल उसे भैया कहती है, लेकिन स्नेहा उसे उसके नाम से ही बुलाती है। काजल, पहाड़ से धक्का देने, देखो कितनी गहरी खाई है पीछे, क्या भाई खाना खिलाने लाए है और क्या? मयंक उस फूड स्टॉल की तरफ देखते हुए, किस खुशी में, और वो भी यहाँ खिलाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट में, जल्दी ना। काजल मयंक कंधे पर हाथ रखते हुए, अरे भाई एक बार खा कर तो देखिए, उंगलियों पर भी नहीं छोड़ेंगे बचा कुचा। स्नेहा में उनको पैसे देती है, ये लो और सबसे पहले जाकर लाइन में लगो 2 प्लेट। मयंक कंफ्यूजन से कहता है, 2 क्यों, 3 आनी चाहिए ना। स्नेहा, मुझे भूख नहीं है, अब जल्दी जाओ, लिमिटेड है और लेकर ही वापस आना। मयंक कुछ और भी कहता पर काजल उसे बीच में रोकर कहती है, काजल जाए ना, और हाँ ये दादाजी वाली सूरत लेकर मत जाना, थोड़ा सा चेहरे पर रोब दिखना चाहिए भाई, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो आसपास अपने कितने ड्रेसिंग लड़के घूम रहे हैं, एक आधी लड़की को तो पलट कर देखना चाहिए ना। मयंक काजल की बात सुनकर अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि खाना लेना है, ये लड़की के घर वालों को भेजने के लिए फ़ोटो खिंचवा रही है। जाते टाइम मयंक ने स्नेहा ने जो उसे पैसे दिए वो देखें। मयंक खुद से इतने पैसे क्यों दिए हैं स्नेहा ने, ये फूड स्टॉल उसे होटल नजर आ रहा है। पर जब मयंक ने 2 प्लेट नूडल्स के पैसे सुने तो उसकी गलतफहमी दूर हो गई। हाफ प्लेट 1000 की। मयंक, क्या पागलपंती चल रही है, इतनी महंगी नूडल्स कौन खाता है, और वह भी ऐसे पर लेकर तो जाने पड़ेंगे। जब बोला है तो मयंक पैक करवाकर उनके पास लेकर रहता है और दोनों को घूरते हुए कहता है, मयंक क्या है ऐसा इस खाने में, बिना मतलब इतने पैसे बर्बाद कर दिया। स्नेहा उसकी बात पर ध्यान ना देती हुए एक बैग लेकर कहती है, स्नेहा तुम एंजॉय करो बिना कुछ सोचे। और फिर काजल की तरफ देखकर, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है।
काजल थम्स अप दिखाते हुए, या आप आराम से जा सकते हैं। स्नेहा वहां से निकल जाती है। मयंक, ये हो क्या रहा है, तुमने तो कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? काजल मयंक के सामने आकर कहती है, अरे वो सब छोड़िए, पहले ये खाकर बताइए ना कैसा है, ठंडे हो जाएंगे तो मजा खराब हो जाएगा सारा आपका। मयंक भी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए खाने लगता है, क्योंकि नूडल्स में से जो खुशबू आ रही थी उससे सच में मयंक को भूख लगने लगी। जब तो मयंक को पैसा बर्बाद लग रहा था जब तक उसने खाया नहीं, पर खाने के बाद वह दूसरी प्लेट बिना लिए नहीं रह पाया। उसे देखकर एक बार तो काजल का भी मन किया कि वह टेस्ट करके देखे, पर वह ऐसा नहीं करती क्योंकि स्नेहा ने उसे सख्ती से मना किया था कि कुछ भी हो जाए वह इस खाने को नहीं खाएगी। और काजल स्नेहा की एक भी बात नहीं टालती। खाने के बाद मयंक और काजल घर की तरफ चल देते हैं। वो काजल को घर छोड़कर अपने रूम पर आ जाता है। दूसरी तरफ अर्नव आशीष से थोड़े गुस्से में कहता है, अर्नव, क्या ऐसी हालत करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो मुझे अब तुम्हें ढूंढना भी पड़ रहा है? वह आशीष की साइड में आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें पता है ये कितना बुरा है, बताकर भी तो आ सकते थे ना तुम मुझे। अर्नव की आवाज़ सुनकर आशीष जैसे अपने होश में आता है। वो अर्नव की तरफ देखता है। अर्नव आगे कुछ कहने वाला होता है कि उसकी नज़र आशीष की नज़रों से मिलती है। अर्नव ये देखकर हैरान हो जाता है कि आज आशीष की आंखों में उसे वो चमक और बेबाकी नज़र नहीं आती जो अब तक वह देखता आ रहा था। उनमें आज उसे उदासी ही उदासी भरी नज़र आती है, जैसे तब होता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। आशीष एक नज़र अर्नव को देखता है और फिर अपनी नज़रें घुमा लेता है। अर्नव बिना कुछ बोले आशीष के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या हुआ है जो ये इतना उदास है। अर्नव कुछ सोचकर कहता है, अर्नव देखो, अगर तुम इस वजह से परेशान हो कि मेरी हालत मैं ठीक हूँ बिल्कुल अब, और मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत देर बाद भी आशीष कोई जवाब नहीं देता। अब अर्नव का सब्र टूटता जा रहा है। उसे आशीष की खामोशी और उदासी दोनों ही बर्दाश्त नहीं हो रही। या शायद उन दोनों के जुड़वा होने की वजह से है। एक उदास होता है तो दूसरों भी उदास होने लगता है, और आशीष के आने पर ही तो अर्नव की जिंदगी में रंग आए है। इस वक्त उसे किसी की नहीं पड़ी, बस वह आशीष को पहले जैसा देखना चाहता है। अर्नव बातों में अच्छा नहीं है, फिर भी वो आशीष से कहता है, अर्नव, पता है मैं चाहता था कि तुम थोड़ा कम बोला, पर अब तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारे बोलने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा तो तुम बोल ही लो। अगर कोई बात है तुम मुझसे बात करो, बताओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं करूँगा। बस ये चुप मत रहो। आशीष ने जब अर्नव की बात सुनी तो उसने थोड़ा रिएक्ट किया। शायद उस पर थोड़ा तो अर्नव की बातों का असर हुआ। आशीष के होंठ हिले और उसने कहा, क्या सच में? आशीष ने अर्नव को एक उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अर्नव, एक बार यकीन तो करके देखो। आशीष, वादा करो जब तक मैं तुम्हें खुद कुछ नहीं बताऊंगा तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। बोलो, करोगे वादा? अर्नव के लिए इतना ही बहुत है कि आशीष उससे बात कर रहा है। उसने बिना एक पल गवाए कहा, अर्नव ठीक है, नहीं पूछूंगा। आशीष थोड़ा रुक कर बोला, सेंट्रल जेल कैदी नंबर 108, उसकी डेथ हो गई है। मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ, हर एक चीज़ जाननी है, छोटी से छोटी भी। क्या तुम मेरे लिए करोगे? तुम तो इतने अमीर हो, न सब कुछ पता कर सकते हो? 1 मिनट में मुझे सब जानना है। ये सुनकर अर्नव, उससे पूछना तो बहुत कुछ आता है, पर आशीष से उसने आशीष एक वादा किया है तो उससे कुछ नहीं पूछता। अर्नव, अमीर हूँ पर चीज़ अपना टाइम लेती है, मुझे बस सुबह तक वक्त दो। आशीष के लिए इतना भी बहुत था। वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। अर्नव कुछ दूर जाकर किसी को कॉल करता है और फिर आकर आशीष के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद जब उसे लगता है कि आशीष का कोई इरादा नहीं है जाने का, तो वह कहता है, अर्नव घर चलें, बहुत लेट हो गया। आशीष ये सुनकर अपनी पलकें झपकाता है, पता नहीं क्यों पर उसे ये सुनकर अच्छा लगा। घर चले। आशीष अर्नव की तरफ देखकर कहता है, घर? मुझे तो याद नहीं कि मेरा कोई घर भी है। अर्नव दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अरे आज ही तो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे नाम में एक घर कर दूं, तो समझते लो हो क्या? और अब चलो, मुझे दवाई भी लेनी है। कुछ देर बाद दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। अर्नव बार बार आशीष को देखता रहता है और आशीष खिड़की से बाहर। आशीष जब अर्नव को ये करते देखता है तो कहता है, आशीष तुम मुझे पिछले 10 मिनट से ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम अपनी फीलिंग मेरे पर बर्बाद मत करो। अर्नव को आशीष की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। वही तो मिस कर रहा था, उसका बोलना, बकवास करना। उसे नहीं पता कि क्या वजह है उसके उदास होने की, पर वो कोशिश करेगा कि जो भी है उससे आशीष जल्दी निकल जाए। स्नेहा वहां से निकलकर एक मॉल के पास आती है। उस मॉल का नाम हीर ज्वेलर्स होता है। स्नेहा उसके पीछे के गेट के पास खड़ी अपने आसपास देख रही है, कोई है तो नहीं। तभी उसके कान में पहने ईयररिंग से आवाज आती है, सब क्लियर है बॉस। ये सुनते ही स्नेहा अंदर आती है, दीवार के पास आकर अपनी आंखों के लेंस निकालती है और सामने लगी स्क्रीन पर देखने लगती है। वह स्क्रीन स्नेहा की आंखों को स्कैन करती है। तभी एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। स्नेहा जिसके 2 चेहरे हैं, दिन में कुछ हो और रात में कुछ। स्नेहा उस मॉल के बेसमेंट में पहुंचती है। उस बेसमेंट पर पहले से ही 2 लड़की होती है और उनके सामने पूरा मुंबई और उनके आसपास के कंप्यूटर, सभी पर अलग अलग काम चल रहा है। वह दोनों अपनी चेयर और उंगलियों से खेल रही है। वहां 8 कंप्यूटर है और कुछ लैपटॉप भी है। अब दोनों लड़कियां उनके कीबोर्ड पर ऐसे उंगलियां चला रही है जैसे पियानो बजा रही हूं। स्नेहा जाकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है। वह पूरी दीवार पर लगी स्क्रीन में चल रही अलग अलग फुटेज देखने लगती है।
दोनों लड़कियों को पहले से ही पता है कि उनके पीछे कौन है, एक नाम निशा है और दूसरे का दिशा। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों का ही दिमाग एक जैसा है पर आदत है अलग अलग, एक कम बोलती है तो दूसरी ज़्यादा। दोनों ही हैकर है, शायद ही इन्हें कोई इस फील्ड में हरा पाए, पर ये तो तब होगा ना जब वो किसी से मुकाबला करेंगी। वो दोनों तो दुनिया की नज़रों में आना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि वो दोनों सुंदर नहीं है या उनमें कोई कमी है, दोनों में 2 साल का अंतर है। दिशा 24 साल की है और निशा 22 साल की। दोनों देखने में भी अच्छी है, पर जिस समाज ने उन दोनों की दुनिया उजाड़ दी वो उस समाज में रहना ही नहीं चाहती। निशा, हाय बॉस। निशा स्नेहा की हाथ में एक पैकेज देखकर, क्या आप हमें ट्रीट दे रही है? इतनी बड़ी कंपनी में जॉब से लगी है। स्नेहा निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसी से एक सवाल करती है। स्नेहा, माइकल कहाँ है? निशा भी बिना बोले एक तरफ इशारा कर देती है। इस बीच दिशा एक बार भी नहीं बोलती और ना ही उन दोनों की तरफ देखती है, वो बस अपने काम पर फोकस करती है। स्नेहा निशा की बताई गई दिशा की तरफ देखती है जहां एक इंसान ऊपर से नीचे तक अखबार के पन्नों को ओढ़े हुए उल्टा होकर सो रहा है। उसकी उम्र 25 या 26 के आसपास होगी। स्नेहा उसके पास जाती है। दूसरी तरफ निशा कुर्सी पर आलती पालती मारकर उन पर अपने दोनों हाथ रख, हाथों पर अपना चेहरा रखकर उस साइड देखने लगती है जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। स्नेहा की कई आवाज़ लगाने पर भी माइकल ज़रा भी नहीं हिलता। स्नेहा पास में रखा जाए उठाकर जिसमें ज़्यादा पानी नहीं है उसे माइकल के ऊपर फेंक देती है। पानी पड़ते ही माइकल झटपटा कर अपना मुंह अखबारों से बाहर निकालता है और कहते हैं, माइकल बा बारिश आ गई बा। बारिश पर दूसरे ही पल कहता है, अरे ये तो बेसमेंट है ना, यहाँ धूप छाए आंधी तूफान कुछ नहीं आ सकता ये सब। वो आंखें बंद किए ही बोलता है और फिर से सो जाता है। स्नेहा ये देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, स्नेहा उठ रहे हो या समुंदर में बिकवा दूं? यह आवाज़ कानों में पड़ते ही माइकल बड़ी मुश्किल से अपने आप को नींद से बाहर लाता है और अपना मुंह पलटकर दूसरी साइड देखता है। तभी वह बस अपनी एक ही आंख खोलकर देखता है। वही उसके दिमाग में चलता है कि यह हकीकत है या मेरा वहम। पर जब स्नेहा को सामने खड़ा और खुद को घूरता हुआ देखता है तो एक सेकंड नहीं लगाता खड़ा होने में और अपना हाथ से सैल्यूट की पोजीशन में लाकर स्नेहा को से कहता है, माइकल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उठ गया, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए बॉस। माइकल बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर यह सब स्नेहा से कहता है। ये सब कहते हुए वो झूम भी रहा है जैसे उसने शराब पी रखी हो। बेचारे माइकल की कोई गलती भी नहीं है। 3 रात और 2 दिन लगातार बिना सोए काम ही कर रहा है क्योंकि स्नेहा ने उसे किसी की निगरानी पर रखा हुआ था और कहा था कि 1 मिनट के लिए भी नज़र उस पर से हट भी नहीं चाहिए, जिससे ना वह ठीक से सो खाना खा पाया। माइकल ने उस इंसान को जितनी गालियां उसे आती थी वह सारी दे डाली क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ। अगर वह इंसान आराम कर लेता तो माइकल को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जिससे खाना और सोना दोनों पसंद है और दोनों ही उसे छीन ली जाए तो उसका तो हाल बुरा होना ही है। माइकल आशीष भी झूमे रहा है नींद में। स्नेहा वो साथ लाया खाना माइकल को देती हुई कहती है, स्नेहा ये लो और अविका मैम को देकर आओ। माइकल भोली सी सूरत बनाकर, बॉस क्या आशीष जरूरी है, कल जा सकता हूँ? स्नेहा, मर्जी है तुम्हारी, समुंदर या ये। माइकल अपनी आंखें पूरी खोलते हुए स्नेहा के हाथ से बैग लेकर कहता है, माइकल मुझे समुंदर कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, मैं आशीष जाता हूँ। और खुद को संभालता हुआ जाने लगता है निशा को घूरते हुए और उसे इशारों में कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। निशा भी उसका इशारा समझते हुए उसे जीभ निकालकर चिढ़ाने वाली स्माइल करती है। माइकल जब सोया था तो उसने निशा से कहा था कि अगर बॉस आए तो उसे पहले ही उठा दे, पर निशा ने ऐसा नहीं किया। माइकल, जिसे कॉलेज में ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग गई थी, बेटे की ऐसी हालत देख उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि वह खुद को बेचकर भी उसे नहीं चुका पाते और ऊपर से उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। ये सब माइकल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसके माता पिता की मौत उसकी वजह से हुई, इसलिए वह भी मौत को गले लगाने के लिए समंदर में कूद गया। पर उसे स्नेहा ने बचा लिया जो उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई। माइकल का पहला नाम मनीष था पर उसने अपनी जिंदगी बदलने के साथ अपना नाम भी बदल दिया। माइकल को बाद में पता चला कि उसे ड्रग्स की लत लगाने वाला कोई और नहीं, उसका ही एक मतलबी दोस्त था, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसके पापा हमेशा उसकी वजह से उसे डांट देते क्योंकि माइकल पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा उसे माइकल से कंपेयर करते। स्नेहा ने उस 2 ऑप्शंस दिए, या तो मरो या कुछ करो। माइकल ने कुछ करने का ठाना। यहाँ सभी की अपनी अपनी आप बीती हैं। इस सफ़र पर स्नेहा चली तो अकेली थी, लेकिन रास्ते में उसे उसके ही जैसे बहुत सारे लोग मिले। इन सबको मिलाकर बना एक ग्रुप जिसका नाम है फेरी एंजल, क्योंकि इस ग्रुप में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। स्नेहा जिसे ढूंढ रही है उसे उस इंसान के नाम के सिवा कुछ नहीं पता, पर उसे इतना यकीन है कि वो इंसान उसे इस राह पर ही मिलेगा और जब तक वह उसे तड़पा तड़पा कर मार नहीं देती जब तक ऐसे ही तड़पती रहेगी। कुछ देर बाद स्नेहा एक रूम से निकल कर आती है, ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट, हाथों में दस्ताने और हाथ में एक हेलमेट, बाल माथे पर बिखरे हुए जो उसकी आईब्रो तक आ रहे थे और जब पलकें उठाती तो उन्हें चूमने की कोशिश करते हैं। दिशा बिना कुछ बोले एक नोट उसे पकड़ा देती है जिस पर रॉयल होटल का नाम और एक रूम नंबर लिखा होता है। निशा, ये रजनीश शॉर्ट नेम रे जो उस ड्रग डीलर का अकाउंट मेंटेन करता है, कल सुबह की फ्लाइट है। माइकल के मुताबिक वो कई दिन से बस काम ही कर रहा है, वो पक्का आज अपने रूम में तो जाएगा।
स्नेहा, वो खुदा आया है, इसका मतलब डील बड़ी है। निशा, हाँ हो सकता है, उसे पैसों की खुशबू में ज़्यादा इंटरेस्ट है, माल के बारे में कितना पता होगा, इसके 50% चांस है। स्नेहा, हम 1% भी चांस लेते हैं, ये तो 50% है। इतना बोलकर स्नेहा वहाँ से जाने लगती है। निशा अपने हाथ में घुमा रहे पेन को रोकते हुए हिचकिचाते हुए स्नेहा से कहती है, निशा बॉस एक बात पूछूं, काफ़ी दिनों से है मन में। स्नेहा, बोलो। निशा, आपकी ये कत्थई आंखें जो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, आप इन्हें सबसे छुपा कर क्यों रखती है? निशा के बात सुनकर स्नेहा बिना पीछे मुड़े जवाब देती है, स्नेहा, अगर तुम चेहरे पर नकाब लगा कर रहोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, पर अगर तुम बिना नकाब के रहोगे तो जी नहीं पाओगे, और मेरे लिए खुश रहना नहीं, जिंदा रहना जरूरी है। स्नेहा इतना बोलकर चली जाती है। निशा को कुछ समझ नहीं आता, वह दिशा से पूछती है, निशा, तुम्हें तो समझ आ गया होगा ना, मुझे भी समझा दो ना। दिशा को शायद पता था कि निशा ये सवाल जरूर करेगी, वह उसे नोट पकड़ा देती है। निशा मुंह बनाकर बोलती है, मुंह का भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी, और फिर उस नोट पर जो लिखा है उसे पढ़ने लगती है। ये आंखें पहचान है उनकी जो वह करती है, अगर इन पर नकाब नहीं पहना तो उनके दुश्मन उन्हें उनका मकसद पूरा नहीं करने देंगे। निशा अपनी आंखें नचाते हुए, ओहो बहुत मुश्किल है, खैर आशीष काम पर ध्यान देते हैं। अरे यार, ये बॉस बाइक चलाती हैं या उड़ाती हैं? पलक झपकते गायब किधर गई? रॉयल होटल। रात के 11 बजे एक आदमी अपने रूम में आता है। वह थोड़ा सा नशे में है और इतना थका हुआ है कि वह अपने रूम की आकर लाइट भी नहीं खोलता, सीधा बेड पर गिर जाता है गेट बंद करके। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ती है, और वह लड़की कोई और नहीं स्नेहा है। स्नेहा थोड़ी भारी आवाज़ करके बोलती है, बड़ी जल्दी है सोने की? इतना सुनते ही वो आदमी अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाता है। उस आदमी का नाम रजनीश है, पूरा अंडरवर्ल्ड उसे रैज के नाम से जानता है। रैज सोचता है कि उसने तो आज कोई लड़की नहीं मंगाई, फिर यह कौन है, लेकिन दूसरे पल वो सब भूलकर खुश हो जाता है। पर वह थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहता है, रैज कौन है, यहाँ सामने आओ, किसने भेजा है तुम्हें? अब आ गई हो तो मुझे थोड़ी मसाज दो। स्नेहा अंधेरे में से निकलकर हल्की रोशनी में आती है। उसकी आंखों के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि अब उसके चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। स्नेहा, क्यों नहीं? स्नेहा को देखकर के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती है, क्योंकि वह भी समझ गया कि यह मामला कुछ और ही है। वह जल्दी से जाकर रूम का इमरजेंसी बटन दबाने लगता है। स्नेहा, वह काम नहीं करेगा, और फिर उस पर गन तानते हुए, अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। रैज पलटते हुए, और मैं ऐसा क्यों करूं? स्नेहा, मौत जानते हो ना किसे कहते हैं? रैज को पता नहीं क्यों, लेकिन स्नेहा को देखकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। स्नेहा के आसपास का ऑरा उसे खतरनाक लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वह कभी दुश्मनों से नहीं घिरा, लेकिन स्नेहा की आंखों में जो आग थी वो उसने आज तक किसी के में नहीं देखी। कुछ सोचकर चुपचाप बैठ जाता है। स्नेहा, माल कहाँ है, और ऐसी क्या खास बात है कि जिसके लिए तुम खुद आना पड़ा? रैज स्नेहा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, रैज, तुम मुझे से माल को छोड़कर उस माल की बात कर रही हो? एक बार मुझे इस्तेमाल करो, फिर इसे आगे को कुछ बोलता उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है, जिससे उसकी गर्दन घूम जाती है। वो उसे हिला भी नहीं पाता, कुछ देर उसके होठों से खून आने लगता है। रैज दर्द और गुस्से से कहता है, हाथ है या थोड़ा कमीनी, तूने मुझे मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। एक बार ये गन नीचे करके देख। स्नेहा उसकी बातों को इग्नोर करके कहती है, ये कुछ भी नहीं था, अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। रैज को अब सच में डर लगने लगा था, क्योंकि स्नेहा की आंखों में क्रूरता और नफरत के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे उसके सामने नरक की देवी आ गई हो। अब उसे खुद पर पछतावा हो रहा था। एक लड़की को देखकर धोखा खा गया, पहले ही इसका काम तमाम कर देता। वह सोचता है कि वह स्नेहा को बातों में लगाकर उससे उसकी गन छीन लेगा। रैज मुश्किल से अपनी गर्दन सीधी करके कहता है, एक डील करते हैं, क्योंकि मैं इतना तो जान गया हूं कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो तुम मुझे मार दोगी, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरा बॉस मुझे मार देगा, तो दोनों तरफ से नुकसान तो मेरा ही है ना? पर स्नेहा उससे 2 कदम आगे थी। वो जानती थी कि वह क्या करना चाहता है। वैसे भी वो वहां से कुछ जानने तो नहीं आई, वो तो खुद ही पता लगा लेगी। स्नेहा, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करती, और हाँ, ऊपर जाकर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। रैज कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्नेहा उसके माथे के बीचों बीच गोली मार देती है। वैसे तो ये रूम साउंड प्रूफ था, लेकिन स्नेहा ने जिस गन का इस्तेमाल किया उस पर साइलेंस लगा हुआ था। स्नेहा ने उसके मोबाइल और लैपटॉप का डाटा लिया और सारे सबूत मिटाकर वहां से निकल गई। अर्नव और आशीष घर पहुंच जाते हैं। अर्नव अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और आशीष अब भी अपनी सोच में डूबा रहता है। अर्नव की आंख तकरीबन 2 बजे जाकर लगती है। कल 4:30 बजे फोन की आवाज़ से वह उठ जाता है। अर्नव कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ की बात सुनता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, आदमी एजे जिसके बारे में आपने पता करने को बोला था, उसका नाम अनिकेत है। जहां तक मैं समझता हूं उनका मर्डर हुआ है, लेकिन उसे सुसाइड करार दे दिया गया है। बहुत ही सफाई से मैंने उनका रिश्तेदार बनके बॉडी तो ले ली है। पुलिस वालों का रवैया कुछ ठीक नहीं है, लगता है इसके पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है। अनिकेत का नाम सुनकर अर्नव के चेहरे पर थोड़ी हरकत होती है, क्योंकि आज ही तो उसने आशीष के मुंह से यह नाम सुना था। अर्नव, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आर्यन से बात कर लूंगा, और दूसरा पता लगाओ इसके पीछे कौन है। ये बोलकर फोन कट कर देता है।
रूम से बाहर आता है। आशीष बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा है। अर्नव भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आशीष से बात कैसे करें, क्योंकि वह जानता है कि अनिकेत आशीष के लिए क्या मायने रखता है, उसकी लाइफ उसकी इम्पोर्टेंट क्या है। अर्नव आशीष के दुखी होने का कारण समझ गया। अर्नव वह लड़का अनिकेत उसने सुसाइड की पर ऐसे लगता है आशीष पर क्या आशीष के चेहरे पर बेसब्री साफ दिखाई दे रही है सब कुछ जानने की। अर्नव ये बस देखने में लगता सुसाइड है, लेकिन उसका मर्डर हुआ है मैंने उसकी बॉडी पर। आशीष इसे आगे कुछ सुनता ही नहीं, वह खुद में बड़बड़ाने लगता है। आशीष ये सब मेरी गलती है, मैं उसका जिम्मेदार। अगर वह उस दिन मेरी जगह नहीं गया होता तो ये सब होता ही नहीं उसके साथ। आज मैं उसकी जगह होता, मैंने उसकी जान ली है मैं खूनी। आशीष अपना सिर पकड़कर इधर उधर देखने लगता है। अर्नव आशीष को इस तरह करता देख बहुत बुरा लगता है और उसी इरिटेट भी होता है। इस तरह किसी का भी रोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह भी उनके लिए जो उनके अपने हैं। हमारी अपने कभी नहीं चाहते कि हम उनकी वजह से कभी रोए, और यहाँ तो बात ही अलग है। वो सोचता है कि आशीष इस तरह उस इंसान का बदला लेगा जिसके साथ गलत हुआ। वही आशीष खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा है। अर्नव जब देख नहीं पाता तो वह जोर से आशीष के कंधों को पकड़कर उसे हिलाता है और चिल्लाकर कहते हैं, अर्नव यह क्या कर रहे हो तुम, कितनी कमजोर हो, पागलों की तरह बिहेव मत करो, होश में आओ, क्या लगा रखा है तुमने। अगर तुम्हें बेचारा और कमजोरों की तरह रहना है तो यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो अपनी सांसें, समझे, क्योंकि तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अर्नव उसे छोड़कर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। उससे आशीष से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आशीष अर्नव की कड़वी बातें सुनकर कहता है, तुम्हें ऐसा के केक कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता भी है कि वह कौन था, क्या है मेरे लिए मेरा सब कुछ है, वह भाई बहन माँ बाप परिवार सबके नाम पर एक वही है, मैं जिम्मेदार हूँ उसकी मौत का, तो क्या मैं खुद को कोस भी नहीं सकता। अर्नव अगर तुम खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हो तो इसकी जिम्मेदारी लो, करो कुछ लाचारों की तरह, तुम सिर्फ कमजोर नजर आ रहे हो और कुछ भी नहीं। अब आशीष अर्नव की बात सुनकर जैसे होश में आया हो अपनी आंखें इधर उधर करते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है। वो कहता है, आशीष बाहर की तरफ जाते हुए, सबूत मेरे पास सबूत है, मैंने पुलिस को दिखाऊंगा और अपने अनिकेत को बेगुनाह साबित करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, सबूत है मेरे पास। अर्नव उसे जाता देख अपने दांत पीसकर कहता है, अर्नव कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, तुम इतने भोले हो, मुझे यकीन नहीं होता। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस हालात में क्या कर सकते हो। ये सुनकर आशीष के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। अर्नव उसके सामने आकर, होश में हो तुम आशीष, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है। आशीष अर्नव की तरफ अपनी खाली आंखों से देखते हुए कहता है, आशीष तुम कहना क्या चाहते हो। अर्नव अपना माथा मलते हुए कहते हैं, क्या तुम अपना दिमाग अपनी बॉडी में ही छोड़कर आए हो। अर्नव खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए, मुझे तुम शाम तक का वक्त दो, शायद तुम्हें जब सब अच्छे से समझ में आए मुझे पर अगर भरोसा है तुम्हें तो। अर्नव का सीरियस चेहरा देखकर आशीष कुछ नहीं बोल पाता। उसे अर्नव की बातों पर और अर्नव पर दोनों पर विश्वास है, और यह बात खुद भी जानता है कि वह सोचने समझने की हालत में नहीं है। आशीष चुपचाप जाकर बैठ जाता है। वही रेज की मौत से पूरा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हल्की सही पर खलबली मच जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सुसाइड की है। ये बात बाहर नहीं आई कि वह कौन था और वो यहाँ क्या करने आया था जिसके लिए रेज काम करता था। उसने पुलिस को अच्छे खासे पैसे दिए, क्योंकि अगर इस डील और ड्रग्स से जुड़ा मामला बाहर आ गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, शायद वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। शाम के टाइम हॉस्पिटल, अर्नव और आशीष आर्यन के सामने बैठे हुए हैं। आशीष तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो हॉस्पिटल में। अर्नव कोई जवाब देता उससे पहले आर्यन अपना चश्मा नीचे रखते हुए कहता है, आर्यन इस इंसान की बॉडी में जहर मिला है, जाहिर सी बात है इसमें सुसाइड तो नहीं किया। अर्नव तो समझ जाता है, पर आशीष कंफ्यूजन से दोनों को देखने लगता है। अर्नव क्या तुम कुछ खुलकर बता सकते हो। आर्यन अर्नव को अजीब सा लुक देकर कहता है, मुझे लगता है मुझे तेरा फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जो हार्मोन्स पहले चेंज होने चाहिए, शायद आप हो रहे हैं या कोई नशा करना शुरू कर दिया है। आजकल तेरी हरकतें अच्छी नहीं है। अर्नव बकवास बंद करो। आर्यन एक डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता समझे, अब मुझे तुम्हें भी समझाना पड़ेगा, क्या दिन आ गए हैं। देखो सीधी सी बात यह है कि पहले इसे जहर दिया गया और फिर इसके हाथ की नस काटी गई है। ये देखो वह कुछ फोटो अर्नव के सामने रखते हुए जिसमें अनिकेत की हाथ की फोटो होती है, जिनका पक्का इरादा होता है ना मरने का, वह भी इतना क्लियर और गहरा कट नहीं लगा सकते। दूसरी बात, इसे मरने से पहले मेंटली टॉर्चर किया गया है काफ़ी ज़्यादा, इसकी बॉडी पर कई जगह निशान भी मिले हैं। अर्नव के हाथ की मुट्ठी भींच जाती है। ये सब सुनकर आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अर्नव मैं सही था, इसका मर्डर हुआ है। आर्यन यस पर है, कौन हमारे लिए जो काम करते हैं उनमें से तो नहीं है ये। अर्नव आर्यन की बात इग्नोर कर, ये रिपोर्ट अपने पास संभाल कर रखना। आर्यन मुंह बनाकर रिपोर्ट को टेबल पर जोर से रखते हुए, पहले बताओ तभी करूंगा वरना सोचना भी मत। अर्नव चेयर से उठते हुए, टाइम आने पर सब बता दूंगा, आशीष के लिए जो बोला है वह कर, और क्या उसकी बॉडी को ले जा सकते हैं। आर्यन कुछ जवाब देता उससे पहले एक नर्स जल्दी से अंदर आती है और आर्यन से कहती है, एक इमरजेंसी है, जल्दी चलिए। इतना सुनते ही आर्यन अर्नव से कहता है, आर्यन हाँ ले जा सकते हो, मैं चलता हूँ, बाद में मुझे सब जानना है। आशीष अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, प्लीज़ यह मत कहना कि अनिकेत।
अर्नव, अगर मैं हाँ बोलूँ तो मैं तुम्हें जानता हूँ, पर क्या तुम अनिकेत को जानते हो क्या? वह सुसाइड कर सकता है, बताओ सोचकर। आशीष सिर झुकाकर, नहीं, अगर मरना होता तो मुश्किलों का सामना क्यों करते, तभी मर जाते ना हम। अर्नव, चलो मेरे साथ। रात के टाइम दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। आशीष के हाथ में अनिकेत की अस्थियां होती है। आशीष, क्या ये सब होना इस तरह जरूरी था? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा यहाँ। अर्नव, आई कांट बिलीव इट, इतनी मुश्किलों में रहने के बाद भी तुम लोगों को पहचानने में इतने बुरे हो। आशीष, तुम मुझे अच्छे से नहीं समझा सकते क्या? अर्नव, तुम में अब भी ये बोलने की हिम्मत है? तुमने सुना ना कि तुम्हारे अनिकेत का मर्डर हुआ है, अब तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। आशीष गुस्से में कहता है, मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं, मैं अपने यार को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अब मुझे कैसे भी करके अपने शरीर में जाना है, बस मैं कोर्ट जाऊंगा और उन सबको सजा दिलाऊंगा। अर्नव तंज भरी स्माइल करते हुए, कम दिमाग, याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि अनिकेत का मर्डर जेल में ही हुआ है। उन्हीं लोगों ने अनिकेत को सजा सुनाई है जिस कानूनों को कि तुम बात कर रहे हो। देखो आशीष, तुम इस सिस्टम को नहीं जानते। कानून किसी को भी इंसाफ नहीं देता है, सिर्फ सजा सुनाता है। उन्हें सबूत से मतलब है, असली है या नकली, इसकी गहराई तक कोई नहीं जाता। और इसी वजह से न जाने कितने लोग हैं जो जेल में है बिना कसूर के, और बाई चांस जो सच का साथ देते हैं ना उसका हाल अनिकेत के जैसा होता है, या कहीं ऐसी जगह सर्वाइव कर रहा होता है जहां उसकी टैलेंट की कदर नहीं। उनके हाथ ना एक मिस्टर इंडिया वाली रस्सी से यह सिस्टम बांध देता है तुम्हारी भाषा में। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो ये भी कर लेना, और मैं तुम्हारी मदद जब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम ना चाहो। तो जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। अर्नव को खुद नहीं पता कि वो आशीष को इतना कुछ क्यों बोल रहा है। वो कभी किसी को नहीं समझाता ऐसे, पर आशीष के साथ वह कुछ अलग ही है। एक वीक रोज ही गुजर जाता है। आशीष अर्नव के साथ रहकर बहुत कुछ सीखता है और समझता है। वह जानबूझकर खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। शुरू हो शांत रहता है, लेकिन फिर अशांत जोन में आ जाता है। अर्नव के साथ रहकर वह बहुत कुछ चीजें सीखता है और समझता भी है। वही अर्नव आशीष से बहुत इम्प्रेस होता है। आशीष की हर चीज़ को समझने सीखने की कैचिंग पावर बहुत ही अच्छी है। वह जल्दी सब कुछ सीख जाता है। अर्नव बिल्कुल नहीं लगा था कि आशीष का आईक्यू लेवल इतना अच्छा है। अर्नव सोचता है कि अगर आशीष कुछ शुरू से ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता तो आशीष बहुत आगे जा सकता था, पर दूसरे ही पल जब आशीष अपनी मस्ती में मस्त रहता है और अर्नव की एक नहीं सुनता है तो को अपनी सोच पर थोड़ा डाउट होने लगता है। वही आशीष को भी समझ आ जाता है कि हर किसी के साथ हम अच्छे नहीं रह सकते। मतलबी लोगों के साथ मतलबी होना कोई बुरी बात नहीं है, बस उनके जितना गिरो मत। अर्नव अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। वही आशीष को भी उसने एक काम दे रखा था, चुप रहने का, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, पर फिर बेचारा आशीष कोशिश करता है। नील अर्नव के केबिन में आते हुए कहता है, और मेरी जुगनू क्या हाल है? और फिर बेग तरीके से चेयर पर बैठ जाता है। अर्नव बिना नील की तरफ देखे उससे पूछता है, क्या कुछ काम है? नील, काम, ये काम का नाम मत लो। मेरे सामने एक बात बताओ, जीने के लिए कमाते हैं या कमाने के लिए जीते हैं? हम इस उम्र में मौज मस्ती छोड़कर इस काम में झक मार रहे हैं। आशीष नील के ऐसे बोलने पर कहता है, वाह वाह, क्या उच्च विचार हैं, एकदम 100% की बात कही है हैंडसम भाई। अर्नव उसकी तरफ देखकर, मौज मस्ती ठीक है, आज रात को ओबरॉय फाउंडेशन के 100 साल पूरे होने की बहुत बड़ी पार्टी है, जाओ मौज मस्ती जो मन करे करो। नील चीढ़कर कहता है, पार्टी? उसे पार्टी कहते हैं? मुझे ऐसी पार्टी में नहीं जाना, वहाँ भी बिजनेस की बोरिंग बातें होती हैं। अर्नव, वहाँ सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। और अर्नव की बात बीच में काटकर नील कहता है, नील तो क्या जानता हूँ, उनका नाम टॉप 5 में आता है, तो सभी बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को आमंत्रित किया ही होगा, दिखावा करने में कौन पीछे रहता है आजकल? आशीष नील को देखते हुए, सच में हैंडसम भाई तुम कितने बुद्धू हो, इतनी अच्छी पार्टी को कौन छोड़ता है? वहाँ तो सब मिलेगा, टकीला और शकीला, फिर भी नहीं जा रहे हो? मैं होता तो सुबह से ही तैयारी में लग जाता, पार्लर सालर जाकर खुद को हैंडसम बनाने के लिए। और एक आप हो? आशीष यह मुँह बनाकर बोलता है। अर्नव नील की बात सुनकर आराम से कहता है, ठीक है, नहीं जाना तो किसी और को भेज दो हमारी तरफ से, वैसे रूमर है कि वहाँ ईशा शाह भी मौजूद होगी। यह सुनते ही नील के कान खड़े हो जाते हैं, पर फिर कुछ सोचकर कहता है, नील, रूमर ही तो है। अर्नव, हाँ सही कहा, पर अगर सच में आई तो कहीं जानते हो ना ऐसी पार्टियों में क्यों होता है? नील जल्दी से कहता है, अरे अरे, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं चला ही जाता हूँ, तुम्हारा कहना मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा। और मन में मेरे ड्रीम गर्ल के साथ ऐसा करने वाले तो छोड़ो, ऐसा सोचने वाले को भी मैं ज़मीन में उल्टा गड़वा दूँ। आशीष, ये हुई ना बात मर्दों वाली, आप मेरे आइडियल हो हैंडसम भाई। और अर्नव को देखकर बेकार सा मुंह बनाकर, और यह आइडियल एक नंबर का, और फिर एक साइड को अपने होंठ मोड़ लेता है। अर्नव को उसके कुछ भी बोलने से फर्क नहीं पड़ता, वह अपने काम में फिर से लग जाता है। वही नील के मन में अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने उस देश में भर से ही लड्डू फूट रहे हैं, वहां से खुश होता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद आशीष अर्नव से, आशीष हम नहीं चलेंगे। अर्नव, नहीं। आशीष क्यूट सा मुंह बनाकर कहता है, थोड़ा सा भी नहीं चलते हैं ना? तुम मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते, मरने के बाद भी देखो मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूँ इंसानों जैसी, तुम्हें पता है कितना बोरिंग है, ऊपर से तुम मुझसे काम भी कराते हो, मुझे सैलरी भी नहीं देते, खड़ूस बॉस हो तुम, बहुत मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ का। अर्नव, मुंह बंद करो अपना बकवास, बोरिंग होती है ऐसी पार्टियाँ।
आशीष जल्दी से कहता है, तुम्हें तो ये सब बोरिंग ही लगेगी, तुम भी तो बोरिंग हो ना। मैं कैसे मान लूँ, क्या पता मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगे। मैं हैंडसम भाई के साथ जाता हूँ। ठीक है, तुम मत जाओ। अर्नव आशीष को छोटी आंखें करके देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी पावर आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, पता नहीं कब क्या कर दो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। आशीष के पास इस बात का भी अच्छा जवाब होता है। आशीष, नहीं कर सकता, तुम भूल गए, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरी पावर तभी काम करती है, और जब तुम जा ही नहीं रहे हो मेरे साथ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, अब मैं जा सकता हूँ ना। आशीष खुश होकर बोला। अर्नव अपनी आवाज़ कठोर करते हुए कहता है, जब कुछ कर ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे, जाकर मैं तुम्हें कल क्लब लेके चलूंगा। आप कोई आर्गुमेंट नहीं इस बात पर। आशीष अपना मन मार कर कहता है, गाजर का हलवा छोड़कर मुझे सूजी का हलवे की रिश्वत दे रहे हो, बहुत बुरे हो तुम, बहुत बहुत। उस दिन पूरे दिन आशीष अर्नव को कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता है। दूसरी तरफ स्नेहा को पता चलता है कि जो खाना मयंक ने खाया था उसमें एक ऐसा ड्रग्स मिलाया जाता है कि खाने को लैब में टेस्ट करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा, पर जब वो बॉडी में जाता है तो अपना पूरा असर दिखाता है। और यही वजह है कि वह इतना कॉस्टली क्यों है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वह उस नशे के आदी हो चुके हैं, ना कि उस खाने के, और उसकी वजह से ही वह कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उस इंसान को फ़ायदा होता है जो इन सब के पीछे हैं, और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता कि वह कैसे बर्बाद हो रहे हैं, धन और बॉडी दोनों से। स्नेहा उस फूड स्टोर के ओनर को पकड़कर पहले तो बहुत मारती है और फिर उससे पूछती है, पर उसे ओनर को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसे तो इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे और साथ में वह ड्रग्स भी, इसलिए उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि उसे भी ज़्यादातर लोगों की तरह पैसे ही चाहिए थे। अब स्नेहा को इंसान को पकड़ना होगा, वो जानती है कि उसके लिए सब आसान नहीं है, उसे सबके सामने बाहर लाना, पर उसे सबके सामने लाना भी नहीं है, उसे तो ख़त्म करना है। दूसरी तरफ निशा और दिशा ने रेज के फ़ोन लैपटॉप का सारा डाटा एनालिज करने के बाद पता चलता है कि मुंबई में एक ऐसी ड्रग्स की तस्करी हुई है जो और ड्रग्स से कुछ अलग है, और इसे नाम दिया गया है हेमन। ये बहुत बड़ी डील है जिसकी कीमत अरबों में है, और यह सिर्फ 2 जगह ही सप्लाई किया गया है। यह मुंबई में कब और कैसे आया यह उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि रेज सिर्फ पैसों से जुड़े मामले संभालता था, यहाँ बस वो अपने बॉस की तरफ से पैसे निकलवाने आया था। ये खुफिया ग्रुप का काम है, उसका पता तो स्नेहा और उसकी टीम बाद में लगा, लेकिन सबसे पहला का उनका काम जो ड्रग्स यहाँ आ चुका है उसका खात्मा करना है, ताकि इससे और लोगों की जिंदगी बर्बाद ना हो। फेरी एंजल के सभी टीम मेंबर इस कड़ी चुनौती के लिए तैयार है, सब अपने काम पर लग जाते हैं। रात का टाइम, एक अंधेरे कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ दर्द से करा रहा है, तभी गेट खुलता है और लाइट ऑन होती है। बड़ी मुश्किल से वह आदमी अपना सिर उठाकर देखता है कि कौन है। आदमी दर्द से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मत मारो, मैं अब अपनी गलती मानता हूँ। स्नेहा, गलती मानने से जो तुमने किया है उसकी भरपाई हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में बॉम्ब लगा है, जो तुमने किया है उससे कई घर बर्बाद हो गए होंगे, तो तुम्हारा परिवार इन सब से कैसे बच सकता है, उनके साथ न्याय तो होना चाहिए ना। अब काम की बात, तुम्हें सिर्फ बीमारी का बहाना लेकर अपने घर में रहना होगा, तुम्हें कैसे कांटेक्ट करेगा और कब करेगा वह हम खुद पता कर लेंगे। ये सुनकर वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, आदमी ऐसा मत, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, और मेरे परिवार को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब मैं नहीं किया। स्नेहा उसके चारों तरफ घूमते हुए, ये तो करने से पहले सोचना था। वेल, अब तुमने कोई होशियारी दिखाई तो अपने परिवार को मरते हुए अपनी आंखों से देखना, और वहां से जाते हुए गेट पर रुक कर कहती है, खड़े गार्ड से इस पर पल पल नजर रखना, अगर कुछ भी करें तो गोली मारने से पहले सोचना भी मत। वह आदमी यह सुनकर और डर जाता है, उसे सिर्फ स्नेहा की खतरनाक आंखें दिखाई दे रही थी। ऑफिस में भी स्नेहा और ईशानी अच्छे दोस्त बन गए। ईशानी 28 साल की एक सिंपल लड़की है। स्नेहा को उसकी आदतें अच्छी लगी, क्योंकि वो ज़्यादा फालतू और बकवास बात नहीं करती। ईशानी की एक बेटी भी है जो कि 4 साल की है, उसका नाम इना है। उसका और उसके पति का 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका है, अब वह अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ रहती है। स्नेहा के पूछने पर ईशानी ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। डिवोर्स होने के बाद भी उसका पति उसे परेशान करता हूँ, क्योंकि उसके पास ईशानी की न्यूड फोटो और प्राइवेट मोमेंट वीडियो उन दोनों की जो उसने कब शूट की उसे पता ही नहीं। उसके हस्बैंड को जुए की लत है, इसलिए उसने ईशानी को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरू में तो कम मांगता था, लेकिन अब उसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ने लगी है। इधर ईशानी को अपना घर और बेटी का भी ख्याल रखना है, वह पुलिस या केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। इन्हीं सब में वह फंसी हुई थी और परेशान भी। जब स्नेहा ने यह बात सुनी तो उसने निशा की मदद से उसके हस्बैंड के फ़ोन और लैपटॉप से वह सारी वीडियो डिलीट करवा दी और एक बार खुद भी जाकर सब कुछ चेक किया। शक ना हो इसलिए उसने उसके हस्बैंड को आशीष के लिए छोड़ दिया, जिसे अब माइकल हैंडल करेगा अपने तरीके से। शाम का टाइम, ऑफिस में ईशानी स्नेहा से, थैंक यू स्नेहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूँ, ये थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है, तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या यूँ कहूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। स्नेहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, सच कहूँ तो ये प्रॉब्लम तो खुद भी सॉल्व कर सकती थी। देखो ईशानी, हम अगर कमज़ोर है ना तो हमें अपनी कमज़ोरी हम तक ही रखनी चाहिए। अगर उन्हें दूसरों को दिखाओगे तो वह फ़ायदा उठाएंगे। वो तुम्हारा फ़ायदा इसीलिए उठा पाया कि वह जानता है कि तुम कमज़ोर और डरपोक हो। उसे अच्छे से पता था कि तुम वही करोगी जो कहेगा, लेकिन अब तुम्हारी एक बेटी भी है तो अब मजबूत करने की कोशिश करो। ईशानी स्नेहा की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते हैं, शायद तुम सही हो, मेरी ही गलती है।
पर अब तुम मेरे साथ हो तो बहुत कुछ सीख पाऊंगी, तुमसे करोगी ना मेरी मदद? स्नेहा हाँ क्यों नहीं। ईशानी अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, अगर अर्नव सर ने देख लिया ना तो बिना मतलब वार्निंग लेटर मिल जाएगा। स्नेहा इतना क्यों डरती हो, क्या वह इतने बुरे हैं? ईशानी सोचते हुए कहती है ऐसा कहना गलत होगा, वह सामने नहीं आते पर कंपनी से जुड़े सारे डिसीजन वही लेते हैं। नील सर तो बस जरिया है, मुझे नहीं लगता वो इतने बुरे हैं, वह हम सबके बारे में बहुत सोचते हैं, बस उन्हें इधर उधर की बातें करने वाले लोगों से एलर्जी है। स्नेहा इंटरेस्टिंग, तो आज तक तुमने नहीं देखा उन्हें? ईशानी अपनी चेयर पर बैठते हुए मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा, वह बस मीटिंग रूम में आते हैं, वह भी तब जब कोई खास क्लाइंट मीटिंग के लिए आता है, नहीं तो सब नील सर ही हैंडल करते हैं सब। स्नेहा ओहो वो हमारे सामने भी आ जाए तब भी हम पहचान नहीं पाएंगे, खैर छोड़ो मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी, बाय। युवराज भी आज रात उस फैक्ट्री में जाने वाला है जिसका आशीष ने जिक्र किया था, उसकी सभी टीम मेंबर अलग अलग जगह पर सर्च करने जा रहे हैं। वही नील बहुत ही अच्छे से तैयार होता है, गायत्री जी उसके रूम में आकर गायत्री जी हाय कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, उसके सिर पर हाथ फेरने लगती हैं और साथ में काला टीका भी लगाने लगती हैं। नील अपना सिर दूर करता हुआ क्या कर रही हो छोटी माँ? आशीष तो मैंने अपने बाल सेट किए और ये क्या छोटे बच्चों की तरफ कान के पीछे काजल लगा रही हो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। गायत्री जी नील का कान खींचते हुए अच्छा बेटा, माँ के लिए बेटा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, वो छोटा ही रहता है। अब सच सच बता कहाँ जा रहा है? इतना सच सवा का 1 मिनट, शादी करने तो नहीं जा रहा ना? कोर्ट मैरिज है भगवान, तू कोर्ट मैरिज करने जा रहा है, वह भी मुझे बिना बताए? नील दर्द से कहता है ओवर एक्टिंग बंद कीजिए छोटी माँ, मेरा कान छोड़िए, अगर अलग हो गया तो एक कान के साथ आपके बेटे से कोई शादी नहीं करेगी। गायत्री जी ऐसे कैसे नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, ऐसा चांद सा मुखड़ा कहीं भी नहीं मिलेगा उन्हें, मैं लाइन लगा दूंगा अपने बेटे के लिए, तू फिक्र मत कर। नील मुश्किल से कान छुड़ाते हुए नहीं छोटी माँ मुझे कृष्णा जी नहीं बनना, 108 बीवियाँ यहाँ तो एक ही लाले पले पड़ रहे हैं, वो मिल जाए तो उसके साथ गोवा का बीच नहा लूँ, ये बात वो थोड़ी धीरे से बोलता है। गायत्री जी क्या बढ़ाया जा रहा है? नील कुछ नहीं, आज एक बिजनेस पार्टी है ओबरॉय फाउंडेशन, वही जा रहा हूँ। गायत्री जी अच्छा पहले बताना था ना, अपना ध्यान रखना और ड्रिंक मत करना। नील गायत्री जी को चिढ़ाते हुए थोड़ी सी भी नहीं, हाथ का इशारा करते हुए। गायत्री जी उसे आंखें दिखाते हुए तू अपने एक कान का ऑर्डर दे देना, पता नहीं कितना टाइम लगेगा नकली कान बनने में, एक कान से सब तेरा मजाक बनाएंगे। नील मुस्कुरा कर मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं समझती। गायत्री जी हाँ तो मैं कौन सी सीरियस हूँ, अच्छा ये बताओ वो नालायक कहाँ है? नील अपना कोट उठाते हुए वह नालायक या तो अपने पैसे देने वाली वाइफ के पास होगा, मतलब कंपनी में, या फिर अपनी आराम देने वाली गर्लफ्रेंड के पास, अर्नव का अपार्टमेंट। गायत्री जी एक लंबी सांस लेकर पता नहीं ये सच में सुनने को कब मिलेगा, उसके लक्षण देखकर तो मेरी सारी उम्मीदें को पानी फिरता नजर आ रहा है। नील उन्हें साइड हक करते हुए आप क्यों परेशान हो रही हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आशीष उसकी उम्र कहाँ है? वैसे आपकी सहेली की बेटी स्नेहा अच्छी लड़की है, उसे मेरी भाभी क्यों नहीं बना देती? गायत्री जी मेरा बस चले तो मैं कल ही चटमंगनी और पट विवाह रचा दूं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक बार कोशिश करके देख सकते हैं, क्या कहते हो? नील खुशी से ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं और युवराज भैया तो हमेशा तैयार रहते हैं, चलो अब मैं चलता हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। गायत्री जी ठीक है, पर सच बताओ तो आज मेरा मन तुझे भेजने का नहीं कर रहा कहीं भी। नील उन्हें गले लगाते हुए छोटी माँ मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, क्या पता आज कोई मुझे मिल जाए और पहले मुझे ही हल्दी लगे और फिर मैं आपको 1 साल के अंदर ही पोता या पोती दे दूंगा। गायत्री जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है चल बेशर्म जा, अब जल्दी आना। नील जाते हुए ठीक है अब आप भी जाओ और आराम करो और मेरा वेट मत करना। गायत्री जी उसे जाता देख रही है और उनका मन बार बार उनसे कह रहा है कि वह उसे ना जाने दे। उन्हें आज युवराज और अर्नव की भी फिक्र हो रही है, उनका मन घबरा रहा है। वो जाकर मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ जाती है और तीनों के लिए प्रार्थना करती है। उनका दिल कह रहा है कि आज कुछ होने वाला है। अर्नव ऑफिस से निकलता है। आशीष अब भी उससे नाराज है कि उसने उसे पार्टी में नहीं जाने दिया। आशीष नए नए तरीके से खिटपिट करके अर्नव को परेशान कर दिया। अर्नव सोच रहा था कि उसे भेज देना चाहिए था, इसी से कुछ पल के लिए शांति तो मिलती है उसे। अर्नव परेशान होकर कहता है तो तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगे? आशीष मुंह फुलाकर मैंने क्या किया, वह फाइल की गलती थी, मेरी उंगली लगते ही नीचे गिर गई। तुम इतनी कमजोर फाइल रखते ही क्यों हो? और कार का दरवाजा मैंने जानबूझकर जोर से नहीं खोला, टूटा तो नहीं है ना? सही सलामत है, देखो आंखें फाड़ के देख लो, कार के गेट की तरफ इशारा करते हुए। अर्नव जोर बंद करने पर क्या बहाना दोगे? आशीष अपनी गर्दन पर हाथ फिरता हुआ वह बस में देखना चाहता कि मुझ में कितनी शक्ति है। मुझे भगवान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, भयंकर वाला गुस्सा। देखो मेरे फेस कितना लाल है। उन्होंने मुझे तुम जैसे बोरिंग खड़ूस ना सुनने वाले रोबोट जैसे आदमी को मेरा पार्टनर बना दिया। मेरे जैसा ढूंढना चाहिए था ना, कम समझदार, मस्ती में मस्त, बिना बात नाचने वाला। ये पकड़ा दिया है मुझे एक ब्रह्मचारी गूंगा। अपनी जवानी तो खराब कर ही रहा है, साथ में मेरी भी। ऊपर से मेरी शक्तियां किसी काम की नहीं है। फिर महाजन के बिना मैं ना खाली मोबाइल बनकर रह गया जिसमें कोई ऐप नहीं है, और यह मेरा पावर बैंक, इससे अच्छा तो मुझे भेजते ही नहीं, पता नहीं क्यों भेजा है यहाँ।
अर्नव उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं देता, ये देखकर कभी फिर से बोलना शुरू करता है। आशीष, और हाँ, कई दिन से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि तुम उस बच्चे चोरनी को क्यों उल्लू की तरह ताड़ रहे हो, तुम क्यों उसे घूर घूर देखते हो, बताओ मुझे। अर्नव मन में कहाँ फंस गया यार, आज तो सच में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अच्छा खासा जा रहा था। अर्नव, मैंने उसे नहीं देखा और मैं सबको देखता हूँ ना कि उसे ही, ये मेरे काम का हिस्सा है। आशीष उसकी तरफ झुकते हुए, झूठ, सफ़ेद झूठ, तुम काम का हिस्सा उसे देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खाती, तुम उसे जानते हो ना, या तुमने उसे कहीं देखा है और अब तुमसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, क्या बचपन में तो तुम्हारी क्लासमेट थी। आशीष उसके चेहरे पर नज़र गड़ाए बोला। अर्नव बिना किसी एक्सप्रेशन के, लगता है तुम्हें कल क्लब नहीं जाना, अपनी नज़रें और हरकतों को काबू में रखो वरना। आशीष अपनी सीट पर जाकर गुस्से में होने की एक्टिंग करते हुए कहता है। आशीष, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ फोड़ना है, क्या मैं तुम्हारी कार का शीशा तोड़ दूं, नहीं मुझे गुब्बारे चाहिए। इसी वक्त कर रोको, आशीष बच्चों की तरह हाथ पैर मारते हुए जिद करने लगा। अर्नव थोड़ी तेज आवाज में, शांत रहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो अब। पर तभी आशीष लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसके हाथ गायब होने लगते हैं। आशीष को कुछ समझ नहीं आता, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वह मुश्किल से कहता है, आशीष ये मुझे क्या हो रहा है, देखो ना। सा साइलेंट भाई। अर्नव एक नज़रों से देखता है, उसे लगता है कि आशीष फिर से कोई ड्रामा कर रहा है, पर जब वो आशीष के गायब होते हाथों को देखता है और आशीष को लंबी सांसें भरते देखता है तो वो जल्दी से कार के ब्रेक लगाता है। वो आशीष की तरफ देखता है जो सांस ना आने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा। अर्नव, देखो आशीष, मजाक मत करो, बंद करो यह मस्ती, ठीक है, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा और हम पार्टी में भी चलेंगे, पर इतना ड्रामा बंद करो। तुम मेरी बात सुन रहे हो, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि तुम। आशीष मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाता है, मैं को कुछ नहीं कर रहा भाई। ये सुनकर अर्नव उसे थामने की कोशिश करता है पर वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब अर्नव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसे कोई प्यारी सी चीज़ उससे दूर जा रही हो। अर्नव बार बार कोशिश करता है। अब आशीष पूरा गायब होने लगा, मानो वो जैसे जाना नहीं चाहता पर कोई है जो उसे खींच रहा है। तभी अर्नव का फ़ोन बजता है। ये नील की कौन है? कॉल देखकर अर्नव उसे जल्दी से उठाता है, जिसे नील के पास कोई जादू हो जो ये सब खत्म कर दे। अर्नव के कुछ बोलने से पहले नील कहता है, नील, हेलो अर्नव, उस दिन जिस लड़के ने तेरी जान बचाई थी ना, उस पर फिर से किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। मुझे आशीष हॉस्पिटल से फ़ोन आया है। अर्नव ने जब ये सुना तो वो एक बार आशीष की तरफ देखता है तो दिमाग दौड़ने लगता है। वह सोचता है कि यह सब इसी वजह से हो रहा है, उसका ऑक्सीजन मास्क उसे सांस लेने में। नील, अर्नव क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं वापस आ रहा हूँ। अर्नव नील की बात सुनकर कहता है, नहीं मैं हैंडल कर लूँगा, मैं हॉस्पिटल के पास ही हूँ। नील उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट भाप लेता है। नील, तू ठीक है ना? आर यू श्योर? तू कर लेगा? नहीं तो मैं आता। अर्नव बीच में, नहीं मैं कर लूँगा, और फ़ोन काट देता है और आशीष से, अर्नव तुम अपनी सांसें मत छोड़ना, मैं आशीष हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, जब तक तुम्हें अपनी सांसें रोक कर रखनी होगी, समझे? तुम कहीं नहीं जा सकते। अर्नव फुल स्पीड में कार चलाता है, को ना जाने कितने सिग्नल तोड़कर वहां पहुंचता है। आशीष पूरा गायब हो गया। ये देखकर अर्नव की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके लिए पहली बार है लोगों का दिल टूटा होगा प्यार में, लेकिन अर्नव उसका दिल तो आशीष के जाने भर सोचने से ही बिखर रहा है। जज्बातों पर किसी का जोर नहीं होता, ना भले ही वह दोनों ना जानते हो, पर उनका दिल जानता है कि वह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्नव भागकर आशीष के रूम में जाता है तो वहां सिर्फ उसे बिखरा हुआ सामान मिलता है। वह जल्दी से वहां से निकलकर इमरजेंसी रूम में जाता है, जहां डॉक्टर आशीष को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अंदर जाने से रोका भी जाता है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। उसे बस आशीष वह देखना है। डॉक्टर और उसकी टीम पूरी कोशिश कर रही है। अर्नव कुंवर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। उसकी नज़र आशीष पर है और उसका तेज धड़कता दिल जो सिर्फ वही सुन सकता है। वह जो कह रहा है, तुम नहीं जा सकते ऐसे, वापस आओ, तुमने कहा था हमें कुछ करना है, एक साथ तुम्हें वापस आना होगा। अर्नव डॉक्टर की आवाज़ से अपने होश में आता है। डॉक्टर अपना सिर झुकाकर, आई एम सॉरी मिस्टर अर्नव, हम उन्हें कुछ कहते। अर्नव उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक देता है। अपने रूम में एक एल्बम लिए फर्श पर बैठी गायत्री जी एक बच्चे की फोटो पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, गायत्री जी, अविश क्या तुम वहाँ खुश हो? जानती हूँ मुझे ये पूछने का हक तो नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बस मेरी यही दुआ है कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। काश कि मैं उस दिन तुम्हें बचा पाती तो आज तुम, अगर तुम्हारी डैड ठीक होते तो तुम्हें कब का ढूंढ कर मेरी गोद में देते हुए कहते, ये लो, ये बिल्कुल तुम पर गया है, बहुत शरारती है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बिना अधूरा है, जानते हो, वह बिल्कुल तुम्हारे डैड पर गया है। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम भी आ जाओ ना प्लीज़। उनकी आंखों से आंसू उस फोटो पर गिरने लगते हैं। अविश आ जाओ ना, वो रोते हुए बार बार कहती हैं। दूसरी तरफ युवराज बंद फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है। हाथ में गन थॉमे वह एक एक कदम बहुत सावधानी से रखता है, जिससे है अगर कोई है तो अलर्ट ना हो जाए, पर वो इस बात से अनजान है। उसके आने की खबर तो आप पहले ही मिल गई है, बल्कि उसकी ही नहीं उसकी पूरी टीम की। वह कहते हैं, ना घर का भेदी लंका ढाए। उनके बीच में कोई ऐसा ही था। अंदर युवराज के लिए एक जाल बिछाया है गया है। छुपते छुपाते युवराज एक रूम के अंदर पहुंचता है। वहां से वह लोगों वाला बॉक्स दिखता है जिसमें ट्रक सप्लाई हुए थे, पर जब उसने देखा तुम खाली था। ये देखो, युवराज की आईब्रो तन गई।
युवराज रूम से बाहर आता है, तभी कोई उस पर वार करता है। युवराज पहले ही तैयार, वो नीचे झुक जाता है और अपने पैर से उस इंसान के पैर पर मारता है। नीचे झुकते युवराज उसकी की गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर मारता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। युवराज उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। कभी उसे परछाई दिखाई देती है, ये देखकर वह रास्ता बदल लेता है। जब काफी देर तक युवराज कोई आवाज नहीं करता तो आदमी बाहर आता है। युवराज जब उसे देखता है उसे वो कुछ अजीब सा लगता है। युवराज को यह समझते देर नहीं लगी, इस इंसान ने वह ड्रग्स लिया है जिसकी वजह से हालत ऐसी हो रही है। उसे लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। युवराज उसके सामने आकर बिना एक पल गवाए उसके माथे के बीचों बीच सूट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि नहीं सिर्फ इनके दिमाग से ही मारा जा सकता है, अगर उनके हाथ पैर कुछ भी काट दो तब भी ये जिंदा रहेंगे। उसी मारने के बाद युवराज आगे बढ़ता है, पर तभी वह देखता है कि चारों तरफ से धुंध जैसा कुछ आ रहा है और साथ में उसे आग की लपटें भी दिखाई देती है। युवराज सोचता है कि क्या उसके बारे में किसी को पता था कि वह आ रहा है, यह एक ट्रैप है। वो ये सोच ही रहा था कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। धुंध की वजह से अब वहां दिखना भी बंद हो रहा था ठीक से। वही स्नेहा पर निशा की कॉल जाती है। वो इस वक्त घर पर ही होती है। स्नेहा, क्या हुआ? निशा जल्दी में कहती है, बॉस इमरजेंसी मिशन मास्टर का ऑर्डर है, आपको किसी को बचाना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपको जल्दी वहां पहुंचना होगा। स्नेहा, मास्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम, फिर तो बहुत ही खास इंसान होगा, तुम मुझे डिटेल भेजो। निशा, ओके माइकल यहाँ से निकल चुका हूँ, वह आपके पास पहुँचने वाला होगा। स्नेहा घर से निकलती है और कुछ ही दूरी पर खड़ी ब्लैक रंग की वैनिटी बस के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वह बस उसी फैक्ट्री से कुछ दूरी पर रुकती है जाकर जहां युवराज कुछ समय पहले ही आया है। स्नेहा अपने फेरी एंजल वाले अवतार में होती है। वो जंगल के रास्ते उस फैक्ट्री के अंदर जाने वाले हैं। माइकल, बॉस यह मास्क अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉर्मल मास्क काम नहीं करेगा और एक फोटो दिखाते हुए हमें इस इंसान को बचाना है। स्नेहा देखते हुए, तुम तैयार होना, डॉक्टर टीम भी तैयार रहे क्योंकि अंदर जो भी है उसकी हालत ठीक तो नहीं होगी। माइकल, सब रेडी है। स्नेहा अंदर जाने का रास्ता देखने लगती है। आग लगे आशीष, कुछ देर ही हुई है। माइकल उसे पीछे से बैकअप देता है। जब अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन पर कई इंसान गिरे मिलते हैं जो दिखने में कुछ अजीब से भी लगते हैं। धुंध की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वह अपना चश्मा निकालते हैं जिसमें धुंध में भी चीजें कहाँ है दिखाई देती है। इसने अपनी नज़र चाहो तो घूमती है और एक एक आदमी को ठीक से देखती है। उसे युवराज मिल जाता है, इसलिए जल्दी से उसे देखती है कि वह जिंदा है या नहीं। युवराज की सांसें चल रही हैं पर बहुत धीमी धीमी। स्नेहा माइकल की मदद से युवराज को बाहर निकाल लाती है और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। स्नेहा माइकल से इस फैक्ट्री को उड़ा दो प्लेन के अकॉर्डिंग। माइकल, जिसने पहले ही फैक्ट्री में बम फिट कर दिया था, कुछ दूर जाने के बाद उस फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर पार्टी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। नील को वहाँ आर्यन भी मिलता है। नील ब्रो, आप यहाँ? आर्यन नील के कंधे पर हाथ रखते हुए, हाँ भाई, थोड़ा बहुत नाम हमने भी कमाया है, जानते हैं हमें कुछ चुनिंदा लोग जिनकी रहमो करम से हम यहाँ हैं। नील, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये बोलकर, ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? आपके नाम के आगे तो लोग झुकते हैं। आर्यन, तू जानता है ना, मुझे तारीफ हजम नहीं होती। वैसे ये बता, तू तो आने वाला नहीं था तो यहाँ कैसे? नीली इधर उधर देखते हुए, बस ऐसे ही। ये पार्टी 15 माला एक शानदार होटल में है जिसका हर कोना बहुत खूबसूरती से तराशा गया है। ये ओबरॉयज की विरासत में से एक है जिसके चर्चे दुनिया भर में है। ये होटल अपने क्लाइंट की हर चीज़, उसकी प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिससे अमीर लोग कुछ ज़्यादा ही से पसंद करते हैं और इसी होटल का नाम भी विरासत ही है। तभी गेट से कुछ लोग अंदर आते हैं जो थोड़ी जगह बना रहे हैं और उनके बीच में से एक लड़की, इसमें ब्लू रंग का गाउन पहना हुए, जो जमीन को छू रहा, जिसमें एक साइड कट लगा है, उसमें से उसका एक गोरा पैर दूध जैसा दिखाई दे रहा है। बाल कली तरीके से एक साइड कंधे पर डाले हुए और चेहरे पर मैचिंग मास्क लगाए हुए, ये कोई और नहीं नील के ड्रीम गर्ल ईशा शाह है। सबकी नज़र उस पर ही होती है। ईशा सीधा जाकर पहले मिस्टर ओबरॉय से मिलती है और उन्हें कांग्रेचुलेशन करती है। आर्यन नील को छेड़ते हुए, अच्छा बेटा, अब पता चला तुम्हारे यहाँ टपकने का कारण। नील का ध्यान तो बस अपने ड्रीम गर्ल पर ही था। वह खोया हुआ सा बोला। नील, हाय, जिसके लिए आया हूँ वह तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। आर्यन, कब तक चोरी वाला प्यार करेगा यार, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तो किसी हीरो से कम थोड़ी है, और जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा उसे क्या बीमारी है? नील आर्यन को घूरते हुए, तुम अपनी डॉक्टरगिरी ही संभालो, लड़कियों के बारे में क्या पता है आपको? कुछ नहीं। तीनों भाई किसी काम के नहीं हो मेरे, इनको डॉक्टरी के सिवा कुछ नहीं आता, एक को बिजनेस के सिवा कुछ नहीं आता और तीसरे उनका तो पूछो ही मत, उन्हें बस जंग में मौत की गोली और घर पर मीठी गोली यह सब आता है, बस उन्हें मैं नन्ही सी जान, अब क्या क्या करूं? आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। नील ये सब बोलते हुए बड़ा ही सीरियस है, जिसे उसकी क्यूटनेस और भी निकलकर बाहर आ रही है। आशीष झटके के साथ एक जगह पहुंचता है। वह अपने चारों तरफ देखता है जहां हर जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आती है, हवा में उड़ रही सफ़ेद पर्दे और ऊपर से बिखरती चांदनी, जिसके बीच उसे अपना नाम सुनाई देता है, आशीष। आशीष आवाज़ सुनकर आशीष उस दिशा में देखने लगता है। उसे आवाज़ पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगती।
आशीष इधर उधर देखते हुए ये आवाज अनिकेत। आशीष भागने लगता है इधर उधर और साथ में अनिकेत को आवाज देने लगता है, अनिकेत तुम कहाँ हो अनिकेत। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ आशीष। आशीष धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है जहाँ अनिकेत मुस्कुराता हुआ सफेद कपड़ों में खड़ा है। आशीष भागकर उसके गले लग जाता है। अनिकेत भी उसकी पीठ को सहलाने लगता है जैसे कोई बच्चा हो। आशीष अपना सिर उठाकर, मेरे यार मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम मेरा इंतजार करोगे, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, थोड़ा इंतजार और नहीं कर सकते थे क्या। आशीष मुंह बनाकर बोला। अनिकेत उसे बस मुस्कुराता हुआ देख रहा है। आशीष चीढ़कर, ये हंसना बंद करो, ऐसी सिचुएशन आशीष तुम हंस रहे हो। आशीष फिर अपने आसपास देखता है, ये कौन सी जगह है। अनिकेत, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी। आशीष, अच्छा तो अब हम दोनों यही रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। आशीष तो मानो अनिकेत को देखकर सब कुछ भूल ही गया, वो अनिकेत से मिलकर वो बहुत खुश है। आशीष के गाल को छूकर कहता है, नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें वापस जाना होगा। आशीष अनिकेत का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए, क्यों नहीं, तुम भी तो यही हो, फिर मैं वापस क्यों जाऊं। तुम्हें पता है मुझे अर्नब नाम का इंसान मिला, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस वो मुझे तुमसे ज्यादा डांटता है पर दिल का अच्छा है। बस मुझे दुख है कि लास्ट टाइम मैं उससे ठीक से मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसके पास तो हैंडसम भाई है, फौजी भाई हैं, वो एक भालू जैसा दिखने वाला दोस्त भी है, वो मेरे बिना रह लेगा। वैसे भी वो मुझसे परेशान रहता था। अनिकेत उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा है। वो कहता है, अनिकेत, आशीष अब तुम्हें बड़ा होना होगा, कब तक ऐसे ही रहोगे, तो अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। अब तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हें फरिश्ते बन चुके हो जिससे बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाना है। आशीष, नहीं मैं आशीष ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना फरिश्ता वरिश्ता, मुझे किसी को नहीं बचना, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ चलो। अनिकेत, ऐसा नहीं हो सकता, अब यहाँ आना मेरी मर्जी थी, तुम्हें दो काम करने हैं, पहले एक जिसने हमारे साथ गलत किया उसे सजा देनी है, और दूसरा तुम्हें अपने अपनों को ढूंढना है, अपनी असली पहचान ढूंढनी है। आशीष ये सुनते ही अनिकेत से थोड़ा दूर होकर कहता है, आशीष मैं क्यों ढूंढूं उन्हें जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, और तुम इतनी भारी भारी बातें क्यों कर रहे हो। छोड़ो ये सब, चलो ये का नजरा देखते हैं। आशीष को समझाना इतना मुश्किल होगा यह अनिकेत जानता था। अनिकेत, आशीष कभी कभी सच वो नहीं होता जो हम देखते हैं और समझते हैं, तुम्हारे लिए कोई हर रोज तुम्हें मांगती है, दिल में नफरत रखकर कुछ हासिल नहीं होगा कभी, इसलिए सच का सामना करो। आशीष, भगवान की यही इच्छा है। आशीष, अच्छा तो मुझे उनसे मिलना है और पूछना है उनसे क्यों अच्छे लोगों को बुरी मौत क्यों देता है। कहते हैं बच्चे में भगवान का अंश होता है, फिर बच्चों को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती है। क्या छोटे बच्चों ने भी पाप किया है, क्यों किसी को गम का एहसास तक नहीं होने देते, और वहीं दूसरी तरफ किसी को पूरी जिंदगी खुशियां नसीब नहीं होती, वो रोता हुआ पैदा होता है, रोता ही मर जाता है, क्यों। अनिकेत बड़े आराम से कहता है, आशीष जिसने हमें बनाया है उसने हमें साथ में बुद्धि भी दी है, जिसे हम सोचकर समझकर सही फैसले ले। आदमी यहाँ अपने कर्मों से दुखी है। सोचो आशीष, अगर हम भागने की जगह उस चीज का सामना करते तो क्या आज हम यहाँ होते। तब हम कोई समझने वाला नहीं था, हम जगह जगह भागते रहे, क्यों, क्योंकि हम सच से भाग रहे थे, हमें सामना करना चाहिए था, भले हम मर क्यों नहीं जाते। हालातों से भागना समाधान नहीं होता और इंसान अक्सर यही करते हैं। तुम्हें एक मौका मिला है, क्या तुम उन लोगों की मदद नहीं करना चाहोगे जो हम जैसे हैं। तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। आशीष मासूम सा मुंह बनाकर, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मैं खुद को नहीं संभाल सकता, तुम मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो। क्या उन्होंने भांग पी कर फैसला लिया है। गोरा, मैं को तो रोकना चाहिए था ना। अनिकेत चुटकी बजाता है और वह दोनों उस रूम में आते हैं जहां बेड पर आशीष का शरीर है और उसके पास सिर झुकाए बैठा अर्नब, जिसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कवर कर रखा है। अनिकेत, मुझे पता है तुम बहुत कुछ बिना सोचे समझे करते हो, इसलिए। आशीष बीच में, आशीष रुको रुको, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि मुझे इसके साथ रहना होगा। नहीं नहीं, ये ना खुद कुछ करता है ना मुझे करने देता है, एकदम उदासीन है, ये देवदास को भी फेल करता है। अगर ऐसा ही है तो इसे थोड़ा सा बदलो, थोड़ी बहुत फीलिंग डालो इसके अंदर, मैं इसके साथ ऐसे नहीं रह सकता। अनिकेत मुस्कुराते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जब तक अपनी बॉडी में नहीं जा सकते, जब तक तुम ये दो काम नहीं कर लेते। आशीष अपने दांत पीसकर इधर उधर घूमता हुआ, ये गलत बात है, सारे फैसले खुद ही ले लिए। अरे यार, मुझसे पूछो, रहना मुझे करना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। अनिकेत अर्नब की तरफ बढ़ते हुए, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आशीष मुंह बनाकर, झूठे कहीं के। अनिकेत, देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ हूँ, और फिर वह अर्नब की बॉडी में समा जाता है। आशीष अपना मुंह खोलो देखता रह जाता है और फिर ऊपर देखकर भगवान जी से कहता है, आशीष आप मुझसे डर गए ना, मेरे सवालों से कहीं आपको सामना ना करना पड़ जाए, पर मैं भी एक सवाल लिख कर रखूंगा, जब भी मिलोगे पकड़ लूंगा आपको और बिना एग्जाम दिए छोड़ूंगा नहीं, हाँ नहीं तो। आशीष फिर अर्नब को देखता है, जो आशीष भी ऐसे ही बैठा है। आशीष मन में कही, ये मेरा सपना तो नहीं, ये इतना दुखी भी हो सकता, सच में ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरी आंखों को जरा भी नहीं भा रहा नजर। आशीष बिल्कुल अर्नब के चेहरे के पास आ जाता है, वो अर्नब को देखने लगता है।
अर्नव को एहसास होता है कि उसके पास कोई है जो उसे घूर कर देख रहा है। अर्नव धीरे से अपने हाथ हटाता है और आशीष को इतनी पास देखकर अर्नव जैसे ही पीछे को होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। आशीष सीधा खड़ा होता हुआ, हे भगवान तुमने मुझे डरा दिया। आशीष अपने दिल पर हाथ रख लेता है। अर्नव उसे एकटक देखता रहता है और सोचता है मैंने इसे डराया या इसने मुझे डराया, पागल आत्मा कहीं की। अर्नव खुद को संभालते हुए, अर्नव बदतमीज आदमी कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारी वजह से परेशान है या नहीं? हमेशा मौज मस्ती में रहते हो दूसरे के। बिल्कुल भी। अर्नव अपनी बात बीच में छोड़ देता है। आशीष मुस्कुराते हुए, अब ये क्यों नहीं कहते कि तुम परेशान थे? तुमने मुझे मिस किया? बताओ 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 ना। अर्नव खड़े होते हुए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। आशीष अपने होंठ को घूमते हुए, इंसान ऐसे क्यों होते हैं जो झूठ बोलते हैं, सच बोलने पर छोटे नहीं हो जाते? अर्नव, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। आशीष आंखें बड़ी करके, तुम्हें कैसे पता? आज ही तो ये उपाधि मिली है, तुम्हें क्या पता मेरे कंधों पर कितना भार आ चुका है? और अपने कंधों को थपथपता है। अर्नव आशीष को घूरते हुए, बकवास बंद करो, आगे से ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जेसिफ के पास छोड़ दूंगा। आशीष ये सुनकर डरते हुए कहता है कि कितने बुरे हो तुम, एक मरे हुए आदमी को धमकी दे रहे हो, ये शर्मनाक है। तुम्हें स्वर्ग में जगह भी नहीं मिलेगी, एक कोने में पड़े रहोगे। अर्नव उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपना फ़ोन निकालकर कॉल करता है। अर्नव, यही लगना चाहिए कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और बॉडी को ले जाने की तैयारी करो, इतना बोलकर वह फ़ोन कट कर देता है। आशीष ये सुनकर जल्दी से अपने शरीर की कोली भरकर कहता है, आशीष तुम क्या करने वाले हो मेरी बॉडी के साथ? क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही आत्मा बनकर रहा हूँ? मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बॉडी में कुछ दिनों में वापस चला जाऊंगा, समझे? तुम आओ और मैंने आशीष देखा ही क्या है, मेरा और मेरे खूबसूरत बदन का होने का फ़ायदा ही क्या होगा फिर जब इसे कोई देख नहीं पाएगा? तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सोच रखा है? मुझे अपनी सोनपरी के साथ हो जरा टच मी गाने पर डांस भी करना है और भी बहुत कुछ करना, देखना है। आशीष रोती सी आवाज़ में बोला। अर्नव, बेवकूफ़। आशीष जल्दी से उठकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुआ बोलो। आशीष, सोच लो तुमने ऐसा किया तो मैं आशीष सोचते हुए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं होने दूंगा। जब भी तुम रोमांटिक होना जाओगे अपनी वाइफ के साथ तभी मैं बीच में कूद जाऊंगा। हाँ तो, और मैं सच बोल रहा हूँ, हवा में मत लेना मेरी बात को। अर्नव उसकी बकवास बातों से तंग आकर कहता है, अर्नव तुम्हारा ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, अब तुम आर्यन की निगरानी में रहोगे। आशीष गहरी सांस लेते हुए, पहले बताना था ना, इतनी एनर्जी वेस्ट करवा दी। वैसे ये वही हॉस्पिटल होगा ना जिसमें तुम बीमार हुए थे जब गए थे? अर्नव अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर उसे देखता है जैसे कह रहा हो कि तुम्हें जरा भी शर्म है कि मैं वहां क्यों था? आशीष भी शायद समझ गया, वह इधर उधर देखते हुए कहता है, आशीष हाँ ठीक है, मेरी गलती थी और अब तो कई दिन हो गई, रात हो गई यार, रात गई बात गई, ऐसी सोच रखो। और गलती थोड़ी तुम्हारी भी थी, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा होता क्या? तभी अर्नव का फ़ोन बजने लगता है। दूसरी तरफ से, एजे मुझे लगता है विरासत होटल में कुछ तो प्रॉब्लम है। अर्नव, मतलब? दूसरी तरफ से, मुझे सिर्फ आशीष डाउट है। अर्नव, डाउट जल्दी क्लियर करो और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। फ़ोन काट देता है। अर्नव सोचता है आखिर क्या हो सकता है, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं वो ड्रग्स हो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? अर्नव बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों के साथ निकल जाता है। आशीष भी उसे आवाज़ देता हुआ उसके पीछे आता है। दूसरी तरफ पार्टी जोरों शोरों से चल रही है। नील बार टेबल पर बैठ जाता है जहां ईशा बैठी हुई है। तभी ईश के पास जाना माना डायरेक्टर अशोक आडवाणी आता है, जो अपने बैड कैरेक्टर के लिए मशहूर भी है। लड़कियों को खुद के पास आने पर मजबूर भी नहीं करता और उन्हें छोड़ता भी नहीं। वो ईशा को ड्रिंक ऑफर करता है पर ईशा उसे इग्नोर करती है। डायरेक्टर भी पूरा बेशर्म था, वह ज़्यादा नहीं बल्कि ईशा की सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। डायरेक्टर, मेरी ड्रिंक को मना करके क्या तुम मुझे नाराज कर रही हो? लगता है तुम अपने करियर की ज़रा भी फिक्र नहीं। अशोक अपनी गंदी नज़र ईशा पर डालते हुए बोला, जिनमें उसके गंदे इरादे साफ नजर आ रहे थे। वो ईशा को ऊपर से नीचे तक देखता है। ईशा, आपको क्या लगता है मैं लोगों को पहचानने में कैसी हूँ? डायरेक्टर अशोक आपकी गंदी स्माइल के साथ ड्रिंक का गिलास ईशा की तरफ बढ़ाते हुए बोले। डायरेक्टर, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें और भी आकर ले जा सकता हूँ अगर तुम हाँ कहो तो। ईशा साफ मना करते हुए, मुझे ज़रूरत नहीं। क्या मुझे नहीं पता कि आप किस तरह लोगों को आगे ले जाते? डायरेक्टर फिर से, क्या एक ड्रिंक भी साथ में नहीं ले सकते? ईशा खड़े होते हुए कहती है, मुझसे एक समझदार इंसान ने कहा था को आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को समझ कर जाओ, वरना ऊपर से नीचे गिरने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ भरा हो, मुझसे दूर रहिए, समझे? ईशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नील को डायरेक्टर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, उसके हाथ की मुट्ठी भींच जाती हैं, पर वह यहाँ कोई ड्रामा नहीं करना चाहता इसलिए बस चुप रहता है। ईशा की बात सुनकर डायरेक्टर अशोक को बहुत गुस्सा आता है। आज तक उन्हें इस तरह किसी ने मना नहीं किया, अब उन्होंने तय किया कि वह इसे अपने बिस्तर पर लाकर ही रहेंगे, राजी या गैर राजी।
वही जाती हुई ईशा को देखकर नील मन में कहता है, वाह क्या स्वैग है मेरी ड्रीम गर्ल का, मैं तो पहले ही फिदा था, आज और भी हो गया। वह भी उसकी इस तरफ चल देता है जहाँ ईशा गई है। ईशा वॉशरूम की तरफ बढ़ रही है क्योंकि पार्टी हॉल से थोड़ा दूर है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और होता भी यही है। ईशा अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी बढ़ा देती है, उतनी ही तेजी से वह आदमी भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब वह आदमी देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो ईशा पर टूट पड़ता है। ईशा जिसे पहले ही अंदाजा था कि डायरेक्टर अशोक किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हर कोई जानता है, उस आदमी के हमले का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती है। दोनों में कुछ देर हाथापाई होती है पर तभी वह किसी के आने की आवाज़ होने की वजह से ईशा रुक जाती है। वह इंसान ईशा को आवाज़ दे रहा है। ईशा को लगा शायद उसका कोई जानने वाला है तो ईशा जल्दी से उस इंसान के हाथ अपने गले पर रख लेती है और जोर से खांसने लगती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे वह आदमी उसका गला दबा रहा हो। वह आदमी तो बस ऐसा देखता रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। आशीष तक तो वह इसे इतनी बुरी तरह मार रही थी। जो इंसान ईशा को आवाज दे रहा है वह कोई और नहीं नील होता है और यह सब देखकर नील का खून खोल जाता है। जल्दी भागकर ईशा को उस इंसान से दूर करता है और फिर उसे बुरी तरह मारने लगता है और साथ में कहता है, नील तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रीम गर्ल को हाथ लगाने की, मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगा आज। नील उसे जब तक मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर वह ईशा को देखता है, नील क्या तुम ठीक हो, हम डॉक्टर के पास चले। ईशा कुछ कहती उससे पहले वहां कुछ और कदम की आवाज आने लगती है जो कह रहे हैं, उस लड़की को ढूंढो, वह इधर ही आई थी, हमें उसे सिंगा को लेकर ही जाना होगा। ये सुनते ही नील और ईशा दोनों समझ जाते हैं ये किसकी बात कर रहे हैं। नील ईशा का हाथ पकड़कर एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाकर ईशा अपना हाथ छुड़ाकर नील से कहती है, ईशा क्या कर रहे हो तुम, अब तक तो बड़े हीरो बन रहे थे, इतने सारे आदमी को देखकर हवा टाइट हो गई क्या। नील मुस्कुराकर, नहीं तो मैं आशीष इन्हें धूल चटा सकता हूं, पर तुम्हें तुम्हारे उस समझदार आदमी ने यह नहीं बताया कि हमें कुछ काम सोच समझकर और जगह देखकर करना चाहिए। यहाँ आज कुछ भी हुआ तो कल न्यूज़ हेडलाइन में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पार्टी में एक भी रिपोर्टर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईशा नील को घूरते हुए, एक मिनट, तुमने मेरी बात सुनी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। नील धीरे से, वो तो ना जाने कब से कर रहा हूँ। ईशा क्या कहा तुमने। नील कुछ नहीं, लगता है वह लोग चले गए बाहर चले, यह मेरे ही साथ ही रहने का इरादा है। क्योंकि नील से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो नाचना चाहता है, गाना चाहता है, अपनी ड्रीम गर्ल के साथ है और उससे बात भी कर रहा है, एक्साइटमेंट में कुछ करना है, इसलिए आशीष है वो आशीष ईशा के साथ अकेले नहीं रहना चाहता। ईशा बिना कुछ कहे गेट खोलकर बाहर आती है पर तभी उन्हें नीचे से एक शोर की आवाज़ आती है। नील भी उसके पीछे ही होता है। वह कॉरिडोर से नीचे जाता है और देखते उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ईशा जब उसे ऐसे देखती है तो वह भी आकर नीचे की तरफ देखती है, उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं।